हाय एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो हम एक स्पेशल सीरीज और लेके आए हैं जो कि सेमेस्टर 8th वाले बच्चों के लिए रहने वाली है। सेमेस्टर 8th के बच्चों को जैसे मैंने प्रॉमिस करा था भाई, सेमेस्टर 8th के मैं सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो 1 महीने के अंदर कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा पूरी अपनी तरफ से, ठीक है। तो आज हम अपना दूसरा सब्जेक्ट जो है आपके कोर कोर्सेज का बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के जो बच्चे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 8th वाले, उनके जितने भी एग्जाम्स के टॉपिक है या सब्जेक्ट्स हैं वो मैं कवर करा रहा हूँ। तो एक बुक मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ सेमेस्टर 8th की, ठीक है। आज हम दूसरी बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द इकोनॉमी ऑफ भारत। तो इकोनॉमी ऑफ भारत हमारी सेकंड बुक है जो कि कोर कोर्सेज में आएगी। चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो या फिर आप बीकॉम प्रोग्राम में हो, ये जो बुक आएगी ये दोनों सेमेस्टर में या दोनों कह सकते हो आप जो कोर्सेज के बच्चे हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहेगी। अब एक चीज और मैं बता दूं, ये जो बुक मैं कवर करवा रहा हूँ इसकी ना आपको यूनिट वाइज चैप्टर मिलेंगे देखने के लिए, चैप्टर वाइज नहीं है। तो मैं यूनिट वाइज करवाने वाला हूँ। तो टोटल 4 यूनिट है बुक में और चारों की चारों यूनिट्स में कंप्लीट करवाऊंगा। आपको वीडियो लेक्चर्स इसी चैनल पे मिलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर जिस बच्चे को इस सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह परचेज करने हैं या फिर नोट्स वगैरह बनाने में आपको दिक्कत आती है तो नोट्स भी रेडी हो चुके हैं इस बुक के। और जितनी भी बुक्स आने वाली है सेमेस्टर 8th की सबके नोट्स रेडी हो चुके हैं। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो उसका जो मिनिमम प्राइस है नोट्स का वो 150 के अराउंड रहने वाला है। और नोट्स परचेज करने के लिए आपको ये नंबर दिख रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जाके आपको कांटेक्ट करना है। आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी। कॉल थोड़ा पिक नहीं करते भाई हम, मैसेज वगैरह आपको पिक कर मैसेज वगैरह जल्दी देखते हैं। तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर हमें नोट्स की पीडीएफ परचेज करनी है। जो भी मिनिमम अमाउंट है 150 के अराउंड रहता है वैसे, वो पे करके आपको नोट्स की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। उसमें क्या होगा, सारे चैप्टर्स होंगे, पूरी यूनिट्स कवर होगी, पूरे जितना भी सिलेबस में बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ सारे पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन होंगे, नोट्स में सब चीज आपको दी जाएगी, ठीक है। तो जो लेना चाहता है जाके व्हाट्सएप से मैसेज करके बाय कर लेना। चलिए जी, आज शुरू करने वाले हैं हम अपना चैप्टर नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 आज स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और बुक का नाम है द इकोनॉमी ऑफ भारत। ये दोनों कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ऑनर्स में हो या प्रोग्राम में हो, दोनों कोर्सेज के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। अब सुनो, पहला चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो ग्रोथ है ये क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ये जो डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब समझते हैं। देखो, एक वर्ड है ग्रोथ और एक वर्ड होता है डेवलपमेंट, दोनों में समझते हैं क्या फर्क है। देखो, जब मैं बात करता हूं ग्रोथ की, तो याद रखना ग्रोथ का मतलब होता है पैसों से। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, मनी से, पैसों से, ठीक है। जब मेरे पास मनी आई, जब मैं गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं काफी खाना वाना नहीं खा पाता था, ठीक है। और जब मैं अच्छा खाना खाना चाहता था या न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहता था तो मैं नहीं खा पाता था, ठीक है। और जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो उसके साथ साथ मेरे कपड़े भी फटे पुराने थे, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाता था, ना मेरे पास कोई व्हीकल था, मेरे पास फटी सी चप्पल थी, मैं उसमें जाता था। अब जब मेरे पास पैसा आया, जब पैसा आएगा यानी मनी आएगी तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। किसका ग्रोथ होगा, मेरा ग्रोथ होगा। मैं अच्छी चप्पलें खरीद सकता हूँ, मैं अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ, अच्छा खाना खा सकता हूँ, न्यूट्रिशन वाले फूड खा सकता हूँ, ठीक है। जो मैं बासी रोटी खाता था मैं उसकी जगह ब्रेड खरीद सकता हूँ, मैं दूध खरीद सकता हूँ। तो ये क्या है, ग्रोथ है। जब मेरे पास पैसा आएगा तब क्या होगा, मेरा ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। पहले मैं आदिवासियों की तरह जीता था, मैं पहले गोरिल्लाओं की तरह जीता था, जंगलों में घूमता था, मैं पत्तों के कपड़े पहन के लपेट के घूमता था। अब क्या हुआ, मेरे बाल बड़े बड़े थे। जब पैसा आया तब मैंने बालों का अच्छा सा शाहरुख खान वाला हेयर कट कराया सैलून में, ठीक है। मैंने अच्छे कपड़े पहनना चालू करा, मैंने एक स्मार्टफोन खरीद लिया, मैंने सोने की चैन खरीद ली, मैंने रोल्स रॉयस खरीद ली, पैसा खरीदे, बंगला खरीद लिया। तो ये सब चीजें जो मैं खरीद रहा हूँ ये किससे आ रही है, ये आ रही है पैसों से। और जब पैसा आता है तो पैसा हमारे को क्या देता है, ग्रोथ देता है। यानी आपने क्या करा, जो एक पॉवर्टी लाइन थी उसको क्रॉस कर दिया। पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा को क्रॉस कर दिया, अब आप अमीरी उसमें कैटेगरी में आ गए हो, ठीक है। आपने क्या करा, एक ग्रोथ किया, अपना क्या करा, ग्रोथ कर लिया। समझ में आया। ग्रोथ की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर वर्ड याद रखना, मनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मनी की। यानी एक इंडिविजुअल अपनी मनी को किस तरीके से बढ़ाता है, किस तरीके से मनी बढ़ती है तो उसके डेवलपमेंट कैसे होते हैं। एक इंडिविजुअल की अगर पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो उसको ग्रोथ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ग्रोथ, ठीक है। चलिए डेवलपमेंट समझते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, डेवलपमेंट मतलब होता है, फॉर एग्जांपल
मैं अकेला नहीं हूं, मेरी फैमिली में और भी लोग हैं। जैसे मेरे पास पैसा आया, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा। मैंने जैसे सबके लिए, कोई टीवी मांग रहा था, कोई फ्रिज मांग रहा था, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, तो मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा। तो मैंने क्या करा, अपने साथ साथ इंडिविजुअल होने के साथ साथ मैंने सबका क्या करा, विकास किया। मैंने सब पे ध्यान दिया और सबकी चीजें जो जो उनको चाहिए थी मैं वो खरीद के दे रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब होता है सोशल वेलफेयर। यहाँ पे एक वर्ड याद रखना, सोशल वेलबींग या वेलफेयर, ठीक है। यानी आप जब बाकी समाज के लिए कुछ करते हो और सारे इकट्ठा एक साथ होकर जब डेवलप करते हो यानी ग्रो करते हो, उस वर्ड को बोलेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी जब सबका विकास एक साथ होता है उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर मैं अकेला इंडिविजुअल ग्रो कर रहा हूं तो उसको ग्रोथ कहा जाएगा, यानी मेरी ग्रोथ ये है। समझ में आया? डेवलपमेंट समझ आया? ये है ग्रोथ और ये है डेवलपमेंट। अब इसी के ऊपर हम पूरा चैप्टर बेस्ड रीड करने वाले हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक का डेवलपमेंट क्या है। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट से आपको पता चल जाएगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में, अब जैसे मैंने बोला इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ मतलब मनी की बात हो रही है, यानी एक आदमी किस तरीके से पैसे कमाता है और किस तरीके से अपनी ग्रो करता है सोसाइटी में। अब मैं अगर बात करूं यहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमी मतलब पूरे देश के अंदर, आर्थिक यानी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी यानी समाज, पूरे देश में वो अकेला इंडिविजुअल किस तरीके से ग्रो कर रहा है उसको हम समझने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो इकोनॉमी है, पूरे समाज है, उसको कैसे डेवलप किया जाएगा, उसको डेवलप करने के क्या तरीके हैं, वो कहलाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है? चलिए आगे हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, सबसे पहले इसको डेफिनेशन को समझते हैं, क्योंकि जो अभी मैंने पढ़ाया था वो एग्जाम्पल के टाइप का था थोड़ा। इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन ए कंट्री, कह रहा है इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन ए कंट्री आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है जहां पर एक कंट्री के अंदर किसी की आउटपुट में बढ़ोतरी होती है, यानी कि उसके गुड्स में या उसके सर्विसेज में बढ़ोतरी होती है, गुड्स यानी सर्विसेज में बढ़ोतरी होती है ओवर ए टाइम पीरियड, यानी एक समय के दौरान उसके गुड्स और उसके सर्विसेज में क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो उसको बोलते हैं क्या, यहाँ पर बोलेंगे उसको इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये है मेजर कैसे किया जाता है, ये मेजर बाय रियल जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे मेजर किया जाता है कि एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है। क्लियर है? अब सुनो, इकोनॉमी में ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है, जीडीपी के द्वारा। और ये क्या होता है, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है एक टाइम के दौरान कितना इंक्रीज हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान। जैसे मान लो आप अभी 5 साल के हो, 20 साल बाद आपने कितना ग्रो किया, यानी जब आपकी उम्र 20 साल आएगी तो आपने कितने आउटपुट, कितने रिसोर्सेज को डेवलप किया, ग्रो किया, वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगी, पर्सनल ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास होना, क्या होना, विकासशील बनना। कह रहा है इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंदर भी इकोनॉमिक ग्रोथ शामिल होती है, मगर कह रहा है बट ऑल्सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग पीपल लाइफ एंड क्वालिटी, यानी ये क्या करता है, फोकस करता है किस पे, लोगों के जीवन पे, यानी लोगों का जो जीवन है वो कैसे विकासशील बन रहा है, लोग जो है अपनी लाइफ ऑफ क्वालिटी को कैसे जी रहे हैं, लाइफ ऑफ क्वालिटी उनकी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। अगर लाइफ ऑफ क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है तो यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगर लाइफ ऑफ क्वालिटी अच्छी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट कर रहा है। अब लाइफ ऑफ डेवलपमेंट के कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझो, पुराने टाइम पे जब हम गोरिल्ला हुआ करते थे, हाँ जब हम गोरिल्ला हुआ करते थे, हम पेड़ों से क्या करते थे, पत्ते तोड़ के पहन लेते थे। हमारे पास कोई फोन तो था नहीं, स्मार्टफोन, तो हम क्या करते थे, आग जलाना तक नहीं जानते थे, खाना पकाते थे, किसी को जानवर को मारा, कच्चा मांस खा लिया उसको। तो ये क्या था, हम पहले के टाइम पे अर्ली स्टेजेस में कैसे बिल्कुल जानवरों की तरह रहते थे, बाल इतने बड़े बड़े लटकते होते थे, बालों से जूं निकल रही होती थी, नाखून बहुत लंबे लंबे होते थे, दांत सारे काले होते थे, ब्रश का तरीका नहीं पता था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट आया, हमको पता चला कि इसको रगड़ने से, फ्रिक्शन करने से ईंटों को क्या लगती है, आग निकलती है, उस आग से हम खाने को पका सकते हैं। फिर हमें पता चला कि कुछ टेक्नोलॉजी जैसी चीज भी होती है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने व्हीकल्स बनाने स्टार्ट किए, जब हमने व्हीकल्स बनाने स्टार्ट किए फिर हमको पता चला, हम दूसरी जब जगह गए वहां के लोग ना अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे
रहे हैं, हम अभी पत्तों में घूम रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई कपड़े उनके पास है तो हमारे पास भी होने चाहिए। ये कपड़ा आता कहाँ से है? फिर हमको पता चला कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कॉटन फैब्रिक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो खेती उगानी चालू करी हमने। तो टेक्नोलॉजी को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, रिसोर्सेज को समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम चीजों को समझते हैं, जैसे जैसे चीजों को पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी साथ में होगा। हमारी जो लाइफ है जैसे पहले थी वैसे आज तो नहीं है। आज हम एसी है, कूलर है, पंखा है, इसके बिना रह नहीं पा रहे। और ये सब चीजें क्या है, हमने डेवलप करी है। पहले के टाइम पे थोड़ी एसी में था, कोई आपने देखा है आदि मानव कोई एसी चला के बैठा हो? नहीं ना। या फिर उसको देखा है कि वो शावर में बाथ ले रहा हो कोई आदि मानव? नहीं ना। तालाबों में जाके नहा लेते थे भैंस की तरह। तो भाई पहले के टाइम पे हम इसी तरीके के इंसान थे। अब क्या है, डेवलपमेंट हो गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गई है हमारी, हमने चीजों को सीखा है, तरीका सीखा है जीने का। इसको बोलते हैं यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जहां इंक्रीज होती है इंसान की, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में आता है, सॉरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जहां आपका आउटपुट और आपका इनपुट जो है, आपकी गुड्स और आपकी सर्विसेज जो है वो कैसे इंक्रीज होती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है, समझ आया? अच्छा, नीचे अगला पॉइंट आता है ग्रोथ। ग्रोथ में अगर हम छोटी सी डेफिनेशन बताऊं, आप ये लिखना, मोर आउटपुट एंड इनकम। यानी इनकम, मैंने बताया था ना पैसा, मैंने बताया था ना पैसा, जब पैसा होगा तब ग्रोथ होगी, जब पैसा होगा तब ग्रोथ होगी। यानी आपके पास जब इनकम आएगी और आपके पास आउटपुट जब अपने आप आएगा तो आपकी क्या होगा, और ज्यादा ग्रोथ होगी। मोर मतलब और ज्यादा ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट क्या है, बेटर एंड मोर इंक्लूसिव लिविंग कंडीशन। यानी आपके जीने का, रहन सहन का तरीका जब बदल जाएगा तब उसको बोलोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले मैं छोटे से घर में रहता था, फिर मैंने मेहनत करी, मैंने स्ट्रगल किया, फिर मैंने एक बड़ा घर खरीदा, फिर उसको बनवाया। तो अब क्या हुआ, पहले छोटे घर से बड़े घर में आया ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ना, तो कहीं ना कहीं इसको डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, जहां पर आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करा। दूसरा, की डिफरेंसेस बिटवीन जी एंड डी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लो। क्या बोल रहा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस समझो भैया। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो, ईजी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, ईडी यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये है ग्रोथ और ये है डेवलपमेंट, दोनों को समझते हैं। पहला आता है नेचर। नेचर में क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ना क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, क्वांटिटेटिव होती है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव होती है। अब भैया समझ नहीं आया, ऐसे समझ आएगा भी नहीं, क्यों, मैं समझाऊंगा, सुनो। देखो, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब आप ऐसे समझो, ये दो पिक्चर हैं, ठीक है, यहाँ पे मैच चल रहा है, ठीक है, ये दो पिक्चर हैं और यहाँ पे चल रहा है मैच। सामने क्या चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है और आप मैच देखने गए हो। तीन लोग मैच देखने जाएंगे, कितने लोग, तीन लोग। ये है लंबा आदमी, ये है थोड़ा छोटा आदमी और ये है सबसे छोटा आदमी, ठीक है, ये है सबसे छोटा आदमी, ये है सबसे छोटा आदमी। तीन लोग मैच देखने गए हैं, ठीक है, और तीनों की हाइट है ना, जो एक तो है बहुत लंबा, वो तो बेचारा आराम से मैच देख पा रहा है, जो लंबा है वो आराम से मैच देख पा रहा है, ठीक है। जो दूसरा है ना छोटा वाला, वो मैच देख ही नहीं पा रहा। जो छोटा है ना वो बेचारा गर्दन तक इसी तरह देख पा रहा है मैच। और जो सबसे छोटा है ना, जो सबसे छोटा है, ये जो है सबसे छोटा, ये बेचारे की हाइट ही कम है। और ये है दीवार, ये क्या है, दीवार। अब ये दीवार के ऊपर चढ़ के मैच देख ही नहीं पा रही, ये सबसे छोटी हाइट का। तो मैंने क्या करा, इन तीनों को ना इक्वालिटी करा। मैंने इक्वालिटी देखा कि तीनों को ना एक एक बॉक्स दे दो। मैंने इसके नीचे एक बॉक्स लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। मैंने मैच देखने के लिए तीनों को क्या करा, एक एक बॉक्स दे दिया कि इसके ऊपर चढ़ के मैच देख लो। जब ये तीनों इसके ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये लंबा आदमी यहाँ तक पहुंच जा रहा है, इसका सर यहाँ तक आ रहा है, इतना लंबा है, तो ये आराम से मैच देख पाएगा। जो दूसरा बच्चा है ये यहाँ तक पहुंच रहा है और ये भी आराम से मैच देख पा रहा है। मगर जो छोटा है ना, इसकी हाइट कमजोर है, हाइट छोटी है, तो ये बेचारा बॉक्स के बाद भी चढ़ के मैच नहीं देख पा रहा, ये दीवार तक ही पहुंच पा रहा, दीवार से ऊपर देख ही नहीं पा रहा मैच, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या करा, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो अभी मैं पढ़ा रहा था ना, क्वांटिटेटिव, यानी कि यहां पर क्या होता है, इक्वालिटी, इक्वालिटी है, इक्वालिटी है। मैंने क्या करा, तीनों को इक्वल बॉक्स दे रखे हैं, इसको भी एक बॉक्स, इसको भी, इसको भी, तीनों को बॉक्स दे दिए। मैं मान के चलता हूं कि मेरे को सबको एक बराबर मानना है, मैंने तीनों को बॉक्स दे दिए। मगर मैंने ये नहीं सोचा कि इसकी हाइट लंबी है, ये बॉक्स पे चढ़ के देखेगा तो ये बहुत ऊंचा हो जाएगा, इसको बॉक्स की क्या जरूरत थी। अगर ये बॉक्स इस छोटे बच्चे को दिया होता तो यहाँ पर ये दो बॉक्स लगा के चढ़ता तो आराम से मैच देख पाता ना। मगर मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि नेचर कौन सी है, नेचर है क्वांटिटेटिव यानी इक्वालिटी। मेरे को बस इक्वालिटी करनी थी, मैंने सबको बॉक्स एक एक दे दिया।
अब मैं नहीं जानता कि कोई मैच देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है, मैंने तो इक्वालिटी कर दी ना। सुनो अब बात करते हैं इक्विटी की। किसकी? इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में समझो, यहाँ पे बड़ा आदमी है, ये हाइट लंबी है तो मैच देख पा रहा था, तो मैंने इसको एक भी बॉक्स नहीं दिया, क्योंकि भाई तेरी हाइट लंबी है तो दीवार से ऊपर तक आराम से गर्दन लेके देख सकता है ना। अब इसके बाद जो छोटा लड़का था यहाँ पे, उसको मैंने एक बॉक्स दिया। कितना बॉक्स दिया? एक बॉक्स, कि उसके ऊपर चढ़ के वो देख पाएगा आराम से, एक बॉक्स उसको चाहिए। अब जो सबसे छोटा था, उस सबसे छोटे वाले की हाइट इतनी छोटी है कि वो उसको 2 बॉक्स लगेंगे कम से कम, तो मैंने उसको दे दिए 2 बॉक्स, एक ये वाला और इसके नीचे भी एक बॉक्स और लगा दिया। मैंने 2 बॉक्स लगा दिए कि दोनों में चढ़ के तब देख, ठीक है। अब वो भी मैच देख पा रहा है। तो मैंने क्या देखा कि मेरी सोसाइटी में लोग जो है तीनों वो इक्वल हैं और तीनों मैच देख पाए, मैं ऐसा चाह रहा हूं। तो जब वो तीनों मैच देख पाए, मैं दीवार के ऊपर देख रहा हूं, तो मैंने इसको 2 बॉक्स दिए और इसको एक भी बॉक्स नहीं दिया, क्योंकि इसकी हाइट लंबी थी। तो यहाँ पर जो नेचर यूज हो रही है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। यानी हम सबको हिसाब से चलते हैं, सबके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ इक्वालिटी होती है। यहाँ सिर्फ हम देखते हैं कि हमने इक्वल कर दिया सबके बॉक्स को, चाहे कोई देख पाए चाहे कोई ना देख पाए ऊपर, ठीक है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव नेचर, ये होता है क्वालिटेटिव नेचर, ठीक है। समझ आ गया? अब दोनों में ध्यान से देखना, ये क्वांटिटेटिव नेचर में आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पर्सनल इंडिविजुअल की ग्रोथ देखी जाती है। यहाँ आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों आता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे समाज की, पूरे देश की इकोनॉमी की बात होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है फोकस, इनकम प्रोडक्शन। देखो मैंने बताया था यहाँ पे पैसे की बात आएगी, जहां पैसे की बात आएगी वहां पे क्या है? ग्रोथ है। जहां पैसा है वहां क्या है? ग्रोथ है। जहां पैसा है वहां क्या है? ग्रोथ है। तो सुनो, यहाँ पे इनकम प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? इनकम का प्रोडक्शन होता है। क्या कोई फैक्ट्री है जिसमें पैसे छपते हैं? नहीं भाई। इनकम प्रोडक्शन मतलब होता है आप जब काम करोगे, आप कुछ कमाओगे तो पैसा आएगा, रिसोर्सेज खरीद पाओगे, उससे क्या होगा? अपनी लाइफ को सुधार पाओगे, अपनी ग्रोथ कर पाओगे। तो यहाँ पर वही तो कह रहा है, इनकम का प्रोडक्शन होता है, पैसों को कमाया जाता है, लोगों की पर कैपिटा इनकम जो है वो चेक करी जाती है। दूसरी तरफ ये आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ वेलफेयर, यानी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी जाती है, ठीक है। अगर कोई इंसान गरीब है 2 रोटी वो भी खाए, ऐसा माना जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसका अपोजिट है। अगला पॉइंट है स्कोप। इसका स्कोप जो होता है काफी नैरो होता है। नैरो यानी कि नैरो समझो, नैरो का मतलब होता है एक रास्ता है जो काफी भिड़ा भिड़ा है। देखो ये गली है, आगे से चौड़ी है, आगे से चौड़ी है, पीछे जा जाके कैसी हो गई? नैरो हो गई, पतली सी हो गई, बिल्कुल छोटी सी हो गई। तो इसके दिल में ना ज्यादा जगह नहीं है भाई, छोटी सी जगह है, नैरो स्पेस होता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है इसका कैसे होता है? देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ इस तरीके का होता है, आगे से पतला है, इसमें से घुसोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? फैलता जाएगा, रास्ता चौड़ा होता जाएगा। बोर्ड है, बहुत ज्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है ये? क्यों बोर्ड है? क्योंकि इसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पूरी इकोनॉमी को लेकर चलता है, पूरे भारत को लेकर चलेगा कि सबका विकास होना चाहिए। मैं 2 रोटी खा रहा हूं तो सामने वाले को भी 2 रोटी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये इकोनॉमी डेवलपमेंट होता है। आगे आता है उसके नीचे मेजर। इसको मेजर कैसे किया जाता है? हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे माप सकते हैं? जीडीपी से कैसे नाप सकते हैं? तो पहला है जीडीपी, दूसरा है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी जीएनपी और जीडीपी से इसको मेजर किया जाता है। दूसरा इसको कैसे मेजर करेंगे? इसको मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, यानी इंसान का कितना विकास हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होती है HDI, इससे मेजर किया जाता है। इसका लिटरेसी देखा जाता है कि कितने लोग जो है वो साक्षरतर हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट देखा जाता है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जैसा लोग जीना चाह रहे हैं क्या वो वैसा जी पा रहे हैं, वो सर्वे करके पता करते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है इंक्रीज इन आउटपुट जीडीपी। यहाँ पर आपको आउटपुट इंक्रीज करना होता है, अपने गुड्स और अपने सर्विसेज को और अपनी पर कैपिटा इनकम को। इतना ही इंक्रीज करोगे तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, सारे के सारे बोर्ड एरियाज में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको वेलबींग करना पड़ेगा, लोगों की भलाई करनी पड़ेगी, लोगों को उठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो आप अपने देश को अच्छा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा देश बहुत अमीर बन जाए यूएसए की तरह ना, और आपके देश में पॉवर्टी खत्म हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा कि आपको देखो ये जो 90% लोग हैं ये क्या है? गरीब हैं। क्या है? गरीब है। ये जो 10% लोग हैं ये क्या है? रिच हैं, अमीर हैं। आप इन 10% के लिए काम ना करो, आप इन 90% और इस 10% दोनों के लिए काम करो।
तब आपका देश थोड़ा डेवलपमेंट होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ आप गरीबों के लिए काम कर रहे हो तो भी गलत है, आप सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रहे हो तो भी गलत है, ठीक है। दोनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका इकोनॉमी क्या होगा, डेवलप होगा। अच्छा, तो हमने डिफरेंस पढ़ लिया है पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कोई डिफरेंस में अगर किसी को अब कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, पूछ लो, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैंने जो समझाया उसमें आपको फिर भी डाउट रहेगा, फिर भी थोड़ा बहुत अगर है तो पूछ लेना। सुनो, नेक्स्ट पॉइंट आता है सोर्स ऑफ डिटर्मिनेशन। सोर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कौन से सोर्स हैं जो ये डिटर्मिनेंट करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, कौन कौन से सोर्स हैं वो बताओ पहले, ठीक है। तो कुछ 4 या 5 सोर्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, 6 सोर्स हैं टोटल, ये 5-6 सोर्स, ठीक है। सोर्स नंबर 1, कैपिटल एक्यूमुलेशन। कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है। यहां पर क्या होता है, आपके फिजिकल कैपिटल जो होती है, यानी कि आपकी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, कैपिटल वाली वस्तुएं हैं जो पैसा प्रदान करती हैं, जैसे आपकी फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल मतलब जिनको आप टच कर सकते हो। मेरे यहाँ पे फिजिकल कैपिटल क्या है, मेरे लिए मेरी फिजिकल कैपिटल मेरा बोर्ड है, क्योंकि मैं इसको टच कर सकता हूँ। मेरा कैमरा, मेरा ट्राइपॉड, मेरा फैन, कूलर, पंखा, ये सब टच करने वाली चीजें। ये मशीन्स जो हैं जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हो अपने डेवलपमेंट के लिए, ये फिजिकल होती हैं सारी की सारी, ठीक है। ये होती है आपकी फिजिकल कैपिटल। तो एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला है मशीन्स, फैक्ट्रीज, रोड, पावर और ट्रांसपोर्ट। ये सारी वो चीजें हैं जो आपकी कैपिटल होती हैं, एक्यूमुलेशन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल। और ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं आपके क्या, मोर गुड्स एंड सर्विसेज को, आपके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में और इनकम जनरेट करने में हेल्प करती है। कैसे, अब देखो, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये मार्कर, ये मेरी क्या है, फिजिकल एसेट, और ये बोर्ड क्या है, फिजिकल एसेट। और इन दोनों की मदद से मैं क्या कर पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ और आपको कैमरे की मदद से पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे गुड्स हैं, इनकी मदद से मैं इनकम जनरेट करता हूँ, मैं रिवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगला आता है उसके बाद द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, अच्छा ये हो गया। अगला पॉइंट है लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल। देखो, लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल समझो क्या होता है। लेबर आपको पता होगा, मोर वर्क पावर्स इंक्रीज टोटल आउटपुट। आपको पता है, अगर आपको आउटपुट इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, वर्क पावर यानी मैन पावर यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरा एक खेत है, ये एग्जाम्पल देता हूं, ये खेत है, ठीक है। अब ये खेत बंजर पड़ा है, इसमें कोई खेती नहीं करता, मगर मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि अगर मैं इस खेत को यूज में ले सकूं तो यूज में लेते हैं। अगर इसमें कुछ खेती कर सकूं, मैं खेती करके कुछ पैसा बेच सकूं, मार्केट में बेच सकूं, तो मार्केट में भी रिवेन्यू जनरेट होगा, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो जाएगा और मेरी खुद की पर्सनल ग्रोथ भी हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ना कुछ लेबर लगा दिए, मैंने मैन पावर लगा दी। क्या लगाया, मैन पावर, ठीक है। मैंने कुछ लेबर लगाई और उसमें खेती करवानी चालू करी। मैंने 4 लेबर लगाई। कितनी लेबर, 4 लेबर लगाई। मैंने 4 लेबर से खेत को खेती करवाया पूरा, ठीक है। जब ये खेती हो गई तो उन चारों को पैसा मिलेगा, उनको पैसा मिला, अब वो पैसा मेरी जेब से गया, मेरी इनकम तो कम हो गई। आप बोल रहे हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ऐसे कैसे हो जाएगी। तो भैया सुनो ना, जब यहाँ पर लेबर लगेगी तो लेबर पैसा लेके जाएगी, अपनी मेहनत की मजदूरी लेगी, मतलब ना रेनुमेशन लेगी, अपना रेमुनेशन जो भी बन रहा है उसका। अब सुनो, जब मैं इस खेत की फसल को बेचूंगा, मार्केट में बेचूंगा, तो कुछ पैसा मिलेगा मुझे, उस पैसे से मार्केट का भला होगा, मेरा भला होगा, ठीक है। तो ये जो खेत बंजार पड़ा था, ये क्या होगा, हमको इनकम जनरेट करके दे रहा है। ये क्या कर रहा है, हमको इनकम जनरेट करके दे रहा है। किसकी मदद से, लेबर की मदद से, यानी ह्यूमन पावर की मदद से, ठीक है। उसके बाद लिखा है आपके पास स्किल्ड होने चाहिए, बट स्किल्ड, हेल्थी एंड एजुकेटेड वर्कर्स होने चाहिए। अगर आपको देश को चलाना है, इकोनॉमी को चलाना है, तो आपके पास जो वर्कर्स होने चाहिए वो कुछ स्किल्ड होने चाहिए, कुछ एजुकेटेड होने चाहिए और कुछ मैन पावर वाले होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरीके के वर्कर होते हैं। अब आप बोलोगे भैया स्किल्ड वर्कर की क्या जरूरत है, खेती में कोई पढ़ा लिखा मजदूर काम करेगा। भाई वर्कर से कहने का मतलब है देश में अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं और सब वर्कर अलग अलग है। अभी जो खेती कर रहा है वो खेती वाला वर्कर है, जो पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, जो टीचर है, जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, लेक्चरर जो हैं, वो भी वर्कर ही हैं एक तरीके से, बस वो पढ़े लिखे वर्कर हैं, एजुकेटेड वर्कर हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लेबर, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है देश को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। फिर लिखा है आप अगर इकोनॉमी और डेवलप करना चाहते हो तो आप क्या करो, इन लेबर्स की और ह्यूमन पावर्स की मदद से आप चीजों को इनोवेट करो। जैसे आप एजुकेशन के लिए कुछ करो, आप स्कूल खुलवा दो, कॉलेजेस बनवा दो, आप ट्रेनिंग करवाओ, है ना। हेल्थ केयर को इंप्रूव करो, यानी कि डेली लाइफ की जो हेल्थ केयर है उसको इंप्रूव करो अच्छी से लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, आपने तकनीक पे कितना ध्यान दिया है,
ठीक है, संसाधनों पे कितना ध्यान दिया है, वो चीज होता है टेक्निकल प्रोग्रेस। कह रहा है न्यू टेक्निक्स लेकर आओ, नई मशीन से लेकर आओ, मैनेजमेंट अच्छा करो, अपना आउटपुट जो है वो इंक्रीज करो, और इससे क्या होगा, हायर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। जब आपके फैक्टर्स की मदद से हायर प्रोडक्टिविटी होगी तो हायर क्या होगा, रेवेन्यू होगा, हायर जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ और बढ़ेगी। ठीक है, फिर लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है भाई, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो आपको लैंड से मिलते हैं, यानी कि जमीन से मिलने वाले तत्व, उनको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। जमीन से सारी चीजें मिलती है, क्या नहीं मिलता आपको, जमीन से मिनरल्स मिलते हैं, वाटर मिलता है, सॉइल मिलती है, और भी रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे आपके एलिमेंट्स में एटम हो गया, ठीक है, एटम्स वगैरह हो गए, या फिर आपको गोल्ड मिल गया, कॉपर मिल गया, जिंक मिल गया, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बना सकते हो, पानी मिल जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जो जमीन आपको प्रोवाइड करती है। जमीन से दुनिया भर के मिनरल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज को आपको बढ़ाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, मिनरल्स बढ़ाने चाहिए, वाटर बढ़ाना चाहिए, एनर्जी वगैरह को आपको देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा है आप किस तरीके से और नेचुरल रिसोर्सेज को इंक्रीज कर सकते हो। लिखा है रिसोर्सेज रिच बट इंस्टीट्यूशन पुअर कंट्रीज। काफी कुछ पुअर कंट्रीज होती हैं जिनके पास अगर रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो वो आज रिच हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल में आपको एग्जांपल देंगे, एक तो दुबई का, ठीक है, एक अरेबियन का, अरेबिया जो थी ऐसी कंट्री है जहां पर वो काफी पुअर देश था, यानी पहले क्या टाइम पे वो क्या था, गरीब देश था। फिर एक टाइम पर उनको पता चला कि उनकी जो मिट्टी है ना उसमें से पेट्रोल निकलता है, यानी डीजल निकलता है और तेल निकलता है। फिर उनको जब समझ आया कि और इस तेल की डिमांड पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, तो उन्होंने धीरे धीरे एक्सपोर्ट करना चालू करा, दूसरे देशों में इस तेल को बेचना चालू करा, और फिर वो धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, अमीर देश बन गया। कैसे बन गया, सिर्फ उस रिसोर्सेज की मदद से जो उसको लैंड में मिला था। ठीक है, अच्छा, आगे लिखा है इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी इन्वायरमेंट। अब आपको अगला पॉइंट क्या करना है, आपको इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी इन्वायरमेंट को इंक्रीज करना है। इंस्टीट्यूशनल को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी गवर्नमेंट को रूल्स बनवा सकते हैं, लॉ बना सकते हो, पॉलिसीज मेक कर सकते हो, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी को डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। आप अपने प्रॉपर्टी राइट्स बनवा सकते हो, ठीक है, इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन को प्रमोट कर सकते हो, और देश में क्या होगा, साक्षरता बढ़ेगी, यानी जब लोग एजुकेट होंगे, लिटरेट होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो वो चीजों को और अच्छे से समझेंगे और जल्द डेवलप होंगे, टेक्निक्स बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में आता है जहां पर आप लोगों को उनके डिविजन्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से बांट देते हो। ठीक है, अब यहाँ पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में पहला आता है जैसे यंग एज का ग्रुप, यानी जो जवान लोग हैं, जो यंग एज के लोग हैं, उनको एक अलग ग्रुप में रख दो। उसके बाद आता है वर्किंग एज, यानी जो कामकाजी लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको एक अलग ग्रुप में बना दो। फिर उसके साथ साथ आप क्या करो, जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो उनके अलग अलग सेगमेंट्स बना दो, उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दो। ठीक है, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग। तो इनको बोला जाता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, यानी किस तरीके से लोगों को ग्रुप्स वाइज डिवाइड किया जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोसेस ऑफ इको डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे इको डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भाई प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, इसमें क्या आता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, अपने प्राइमरी सेक्टर्स को सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। मैंने दोबारा बोलता हूं, क्या बोला, मैंने बोला अपने प्राइमरी सेक्टर को, जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो क्या करते हैं, सेवाएं प्रदान करते हैं। उन सेक्टर्स को सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स में कन्वर्ट करने का काम जो करते हैं वो करते हैं प्राइमरी स्टेज के, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन वाले लोग। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है कन्वर्ट होती है, यहाँ पर आपको हाई प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, आप अर्बनाइजेशन कर सकते हो, जो गांव वाले लोग हैं, जो अनपढ़ गवार हैं, उनको थोड़ा लिटरेट कर सकते हो, उनसे एजुकेशन होने के बाद क्या होगा, लोग अपने आप ही डेवलपमेंट करने लगेंगे देश को। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। सोशल और इंस्टीट्यूशनल के जो चेंज होते हैं वो क्या होते हैं। पहला पॉइंट है डेवलपमेंट रिक्वायर चेंजेस। डेवलपमेंट जो है वो मांगती है चेंजेस। जब तक आप चेंजेस नहीं करोगे तो कहीं किसी जगह डेवलपमेंट नहीं आ सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब ये मेरा खेत खाली पड़ा था, क्या ये मुझे कुछ दे रहा था? नहीं, मैंने चेंजेस करे। मैंने क्या करा, इसमें मैन पावर लगाई, मैंने क्या करा, इसमें लोग लगाए, मैंने खेती करवाई। फिर उसके बाद मेरे को क्या मिलने लगा, रिवेन्यू। मेरे को क्या मिलने लगा, पैसा। मेरे को क्या मिल रहा था, पैसा जनरेट होने लगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, चेंजेस करने हैं। तो कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें चेंज करने से आप इकोनॉमी को प्रोसेस कर सकते हो। तो पहला सेक्टर है एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी कि आप स्कूल कॉलेजेस वगैरह अगर आप बनाते हो तो उससे लोग पढ़ेंगे और एजुकेट होते हैं। पहली डेवलपमेंट का चीज है।
दूसरा आता है हेल्थ और न्यूट्रिशन। आपको हेल्थ और न्यूट्रिशन इस पे बहुत ध्यान देना है। ये तीन चीजें हैं, लिख लो, मैं दोबारा आपको समझा दे रहा हूं। पहला है एजुकेशन, एजुकेशन, दूसरा आता है हेल्थ, हेल्थ और न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, और एक लास्ट आता है, वो आता है जेंडर इक्वेलिटी एंड सोशल इंक्लूजन। क्या? जेंडर इक्वेलिटी, यानी कि सबका विकास, समान विकास, सब लोगों को आपको एक समान ट्रीट करना है, ठीक है। सोशलिज्म आपको अपनाना है, ना कि कैपिटलिज्म अपनाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशनल एंड इक्विटी डायमेंशन। डिस्ट्रीब्यूशनल एंड इक्विटी डायमेंशन, इसमें क्या होता है? यहां पर होता है आप डेवलपमेंट करते हो पॉवर्टी का। पॉवर्टी डेवलपमेंट मतलब भैया पॉवर्टी को बढ़ा रहे हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं, नहीं भाई सुनो, पॉवर्टी डेवलपमेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे लिखा है कि आपको डेवलपमेंट करना है, रिड्यूस पॉवर्टी, पॉवर्टी को कम करना है। जो निर्धनता रेखा के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के लोग हैं, उनको कम करना है। कम कैसे करना है? गोली मार के उड़ा दोगे? नहीं भाई सुनो, वो काम नहीं करना। आपको क्या करना है? उनको पढ़ाना लिखाना है, उनको समझाना है, नई नई चीजें देनी है, उनको आविष्कार सिखाएंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे? उनको डेवलप करेंगे। कुछ देश के हिस्से में ऐसे लोग हैं जो आज भी जंगलियों की तरह जी रहे हैं, जैसे गोरिल्ला जिया करते थे पुराने टाइम के लोग। उनके पास ना एसी है, ना कूलर है, ना उनको पता ये सब होती क्या चीजें, गाड़ी वाड़ी, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। उनको लिटरेट करना है बेसिकली, ठीक है। आगे लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट को हटाओ। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, लोगों को काम धंधे नहीं मिल रहे हैं, लोग पढ़े पढ़े घूम रहे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ठीक है। जब पढ़े पढ़े लोग 10-10 हजार की जॉब कर रहे हैं तो कहां से आपका देश जो है वो तरक्की करेगा? आपको अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है। फिर आता है इनइक्वालिटी, आपको इनइक्वालिटी को खत्म करना है। काफी जगह क्या होता है, इक्वालिटी नहीं होती है ना, आप किसी को छोटा मानते हो, किसी को बड़ा मानते हो, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, किसी का धर्म जात ऐसे करते हो, वो चीज हटानी है, आपको इक्वालिटी लानी है। फिर लिखा है नो मैरिली, यानी कि आपको अपनी एवरेज जो इनकम है उन पे ध्यान देना है, अपनी एवरेज इनकम को इंक्रीज करना है। जैसे देश में आज अगर मैं बताऊं तो एवरेज इनकम लोगों की अभी जो है वो 30 से 25,000 के बीच में आती है, 30 से 25 के बीच में आती है। पूरे ऑल ओवर द इंडिया में, ऑल ओवर द इंडिया में जो एवरेज इनकम का रेट है वो 30 to 25,000 के बीच में अटका हुआ है। क्योंकि जो लोग हैं वो ज्यादा तो कमा रहे हैं, लाख लाख तो कमा रहे हैं, मगर सारे थोड़ी कमा रहे हैं ना, कुछ परसेंट लोग हैं भाई। देश का 10% इंसान ही लाख लाख कमा रहा है, 90% लोग तो अभी भी 40 और 45 में अटके हुए हैं, ठीक है। और बाकी कुछ जो है बच्चे कुछ है, जैसे मान लो 90% ज्यादा बोल दिया, 60% या 50% मान लो 40-45 में अटके हुए हैं। बाकी जो 20 से 40 या 30% है वो सारे सारे अभी भी 8, 10, 12, 15 हजार में अटके हुए हैं, ठीक है। तो जो एवरेज है वो पूरा 30 से 25 बैठता है आपका पूरे देश का, ठीक है। आगे लिखा है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको क्या क्या मेजर करना है अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ये थे प्रोसेस, अब हम बात कर रहे हैं मेजर, क्या क्या मेजर करना है। सबसे पहली चीज आपको मेजर करनी है इनकम बेस्ड इंडिकेटर, यानी कि आपको ये देखना है इनकम बेस्ड इंडिकेटर ये क्या होता है। आपको सबकी इनकम देखनी है क्या? हाँ भाई सुनो, आपकी पर कैपिटा इनकम जो है, यानी एवरेज इनकम जो है, पॉपुलेशन की एवरेज इनकम जो है वो आपको मेजर करनी है कि आज के टाइम पर एक आदमी, देश का एवरेज इंसान जो नागरिक है वो कितना कमा रहा है। अगर वो नागरिक 20,000, 5,000, 8,000 आ रहा है एवरेज, तो समझ लो देश पॉवर्टी लाइन में जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको कंपोजिट इंडिसेस करना है। कंपोजिट इंडिसेस का मतलब है इसमें आपको 2-3 चीजें करनी है। पहली चीज है आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी उसकी हेल्थ, ये चीज मेजर करनी है। क्या मेजर करना है? हेल्थ, उसकी हेल्थ मेजर करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको उसकी एजुकेशन देखनी है, इंसान की क्या एजुकेशन, कि वो पढ़ाई लिखाई में साक्षरता है या लिटरेसी है नहीं है उसकी। तीसरी चीज आपको उसकी इनकम ध्यान देनी है, इनकम। देश को डेवलप करने के लिए सिर्फ ये 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपको हेल्थ देखना है इंसानों का, डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन और उनकी इनकम। ये 3 चीजें अगर आपने डेवलप कर दी तो धीरे धीरे क्या होगा, देश लिटरेट होता जाएगा, एजुकेट होता जाएगा, ठीक है। जीडीपी ग्रो होती जाएगी और डेवलपमेंट अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट आता है अदर इंडिकेटर्स। और भी कुछ इंडिकेटर है क्या देश को डेवलप करने के लिए? कुछ और भी मेजरमेंट है? हाँ भाई और भी मेजरमेंट है। तो अदर इंडिकेटर्स के अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है सबसे पहला पॉवर्टी रेशियो, आपकी जो पॉवर्टी रेशियो है उसको आपको कम करना है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो है उनके रेट्स के बीच में जो गैप है वो कंपैरिजन को कम करना है। तीसरा आता है आपको एक्सेस करवानी है सर्विसेज, हर एक इंसान को सर्विसेज मिलनी चाहिए। कैसी सर्विसेज? देखो
हर एक इंसान को बिजली मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हर एक इंसान को साफ पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए और सैनिटाइजेशन होना चाहिए। हर इंसान ये जानता हो कि साफ सफाई स्वच्छता के बारे में नॉलेज बेसिकली होनी चाहिए। फिर आता है उसके नीचे अगला पॉइंट, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब इन्वायरमेंटल इंडिकेटर, सबको पता होना चाहिए एमिशन कैसे फैलता है, ये जो प्रदूषण है इसको कैसे फैलाया जाता है, तो ये ना फैलाया जाए इसलिए उनको पता होना चाहिए। दूसरा, फॉरेस्ट कवर जो है, यानी जंगली एरिया जितना है, जो भी जंगल का एरिया जो सरकार के लैंड में कब्जा में आता है, ठीक है, वो चीज। और एयर क्वालिटी जो है उनको साफ मिलनी चाहिए, तो ये सब उसमें आता है, ठीक है। तो जो जो चीजें मैंने बताई अदर इंडिकेटर्स में दोबारा सुन लो, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला है पॉवर्टी रेशियो कम होना, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या है, गैप रेशियो कम होना। सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए, बेसिक नीड की सर्विसेज, जैसे साफ पानी, सैनिटाइजेशन, घर, कपड़ा, रोटी मकान और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिलना चाहिए। उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल का इंडिकेटर्स, जैसे कि एमिशन पता होना चाहिए, फॉरेस्ट में जंगल वगैरह जो इतने सारे हैं उनको जलाने से नुकसान क्या होता है वो पता हो। उसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स उनको पता हो, ठीक है। ये सब चीजें बेसिक है उनके लिए, ठीक है। अगला टॉपिक आता है लास्ट, उसके बाद कह रहा है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कुछ थ्योरीज बनी है, कुछ प्रोफेसर आए थे बहुत पहले, उन्होंने कुछ थ्योरी बनाई थी कि किस किस तरह से हम इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे। पहली थ्योरी बताई थी हमारी, वो बताई थी क्लासिकल अप्रोच में। क्लासिकल अप्रोच में उनके प्रोफेसर जो थे वो थे एडम स्मिथ, आपने इनका नाम सुना होगा। क्लासिकल अप्रोच के अंदर जो थ्योरी थी, पहली थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने, दूसरी दी थी थॉमस मालथूस ने, ठीक है। एडम स्मिथ और थॉमस मालथूस ने क्या बताया था, तो एडम स्मिथ ने कहा देश को आपको डिवीजन करना चाहिए, देश का डिवीजन करो। कैसे, लेबर को अलग, कैपिटल एक्यूमुलेशन वाले लोगों को अलग, और जो फ्री मार्केट वाले लोग हैं उनको अलग करोगे, तब जाके देश को हम डेवलप कर सकते हैं, यानी तब जाके देश को हम सुधार सकते हैं। फिर आए थॉमस मालथूस। थॉमस मालथूस ने बताया कि हमको ना पॉपुलेशन की ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। मेन समस्या है पॉपुलेशन ग्रोथ होना। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, रिसोर्सेज छोटे पड़ते जा रहे हैं, रिसोर्सेज कम पड़ते जाएंगे और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो नुकसान ही नुकसान है। कैसे समझते हैं, देखो, एक जमीन का टुकड़ा था, ये एक जमीन का टुकड़ा था, ठीक है। इस जमीन के टुकड़े पे एक आदमी खेती करता था और ये 1 बीघा जमीन थी, कितनी, 1 बीघा, 1 बीघा जमीन थी, और इस पे एक आदमी खेती करके अपना पेट भर लेता था, खा लेता था। फिर क्या हुआ, इस आदमी की शादी हो गई, इस आदमी की शादी हो गई एक औरत से। जब शादी हो गई तो फिर ये 2 लोग हो गए। अब इस खेत का आधा हिस्सा आदमी खाता है, आधा हिस्सा औरत खाती है। अब इन दोनों के जब बच्चे हुए, जब इनके बच्चे हुए, मान लो 2 बच्चे हो गए, 4 लोग हो गए, 2 बच्चे, मियाँ बीवी, 4 लोग हो गए। अब इन 4 लोगों को इस खेत में खाना कैसे खाएंगे, ये 4 लोगों में बट गया खेत, ये आधा खेत इतना, 1/4 बच्चा लेगा, ये दूसरा बच्चा, ये बीवी, ये पति, 4 हो गया। अब बच्चे हो गए बड़े, जब बच्चे बड़े हो गए, खेत तो नहीं है ना, खेत बढ़ रहा है क्या, नहीं, खेत उतना ही है, जमीन उतनी ही है। जब बच्चे बड़े हुए, दोनों बच्चों की शादी हो गई, दोनों बच्चों की शादी हो गई, तो एक बच्चे को मिला इतना खेत, एक बच्चे को मिला इतना खेत, तो खेत क्या था, वो कम होता गया। खेत क्या है, कम हो रहा है, रिसोर्सेज घट रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर शादी होने के बाद दोनों के बच्चे होंगे, तो उनको भी खाना मिलेगा इसी खेत में, ये लोग, खेत और छोटा हो गया, रिसोर्सेज और कम हो गए, रिसोर्सेज घट रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है। और जब पॉपुलेशन बढ़ती है ना, रिसोर्सेज घटने लगते हैं, पॉवर्टी आने लगती है, लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि फिर खाना आएगा कहां से, ठीक है। तो ये जो चीज है पॉपुलेशन वाली, ये थॉमस मालथूस ने बताया कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे ध्यान दो, रिसोर्सेज अपने आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। फिर उन्होंने अगले प्रोफेसर आए जिनका नाम था हारोड, ये रहा हारोड ने बताया, हारोड डोमार, इनका पूरा नाम क्या है, हारोड डोमार। ये ग्रोथ मॉडल के लिए आए थे, किसके लिए, ग्रोथ मॉडल के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इन्होंने बताया, हारोड मॉडल का कहना था कि लोगों को सेविंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तभी ग्रोथ रिलेशनशिप वर्क करेगा। अगर लोग क्या करेंगे, हायर सेविंग करेंगे, तब लोग हायर ग्रोथ कर पाएंगे। जैसे मान लो 10 रुपए मैं कमाता हूं, 10 में से अगर मैं 2 रुपए बचा रहा हूं तो मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। वो बोले 10 में से 1/4 हिस्सा खाओ और 3/4 जो है वो बचाओ, यानी 10 में से 2.5 रुपए खाओगे, 7.5 रुपए बचाओगे, तब जाके आप ग्रोथ कर पाओगे। मेरे नाना खुद यही कहते थे, 1 रुपया कमाते हो तो 25 पैसे खाने का, 75 बचाने का। 75 बचाया तो राजा, अगर 25 बचाया तो रंग। समझ में आया। ये एक नॉर्मल, एक कह सकते हो फिनोमिना है, पुरानी रीति है जो चलती आ रही है, लोगों के दिमाग की मेंटेलिटी है, मगर आज के टाइम पे कहीं ना कहीं सही है। पैसा बचाना, सेविंग करना इंपॉर्टेंट होता है, सेविंग सबको करनी चाहिए, ठीक है, पैसा बचाना चाहिए। सुनो,
अब लिखा है उसके बाद अगला, नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल क्या कहता है। नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल आया तब इन्होंने 3 चीजों पर जोर डाला। पहली चीज कैपिटल एक्यूमुलेशन, यानी जो लोगों की इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो इंक्रीज करी जानी चाहिए। दूसरा लेबर फोर्स ग्रोथ, यानी कि जो लेबर है उनकी ग्रोथ में इंक्रीमेंट कैसे लाया जाए। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रोसेस करा गया, टेक्नोलॉजी बढ़ाई गई, मशीन्स तकनीकी बढ़ाई जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे देश डेवलप करेगा। ठीक है, ये 3 चीजें इन्होंने बताई। फिर लास्ट आती है हमारी थ्योरी एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। ये जो एंडोजीनियस मॉडल है, इन्होंने बताया कि 2 चीजों पे ध्यान देना आपको। पहला जो मॉडल है वो दिया था रोमर लूकस ने बताया कि आपको टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, साथ ही साथ में आपको क्या करना है, एजुकेशन और इनोवेशन पे ध्यान देना है। इनोवेशन मतलब होता है नई चीजों को डेवलपमेंट करते रहो, नई नई चीजों को आविष्कार करते रहो, तब ग्रोथ आती है। फिर इन्होंने बताया कि आप एजुकेशन पे ध्यान दो, यानी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। जितना पढ़ाई लिखाई करवाओगे, साक्षरता करवाओगे, लिटरेसी कराओगे देश में, तब ग्रोथ धीरे धीरे आएगी। तब इन्होंने ये बताया। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरीज अब मैं लिखवाता हूं आपको। तो सबसे पहले ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, चीजें क्लियर हुई, माइंड में कुछ घुसा। अगर घुस रहा है, अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक कर देना। सुनो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भी वीडियोस आती रहेंगी। अभी इसको उतारो, इसका अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी लिखवाने वाला हूं और पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो अभी इसको लिखो, फटाफट उतारो। और हाँ, अगर किसी को नोट्स वगैरह बाय करने हैं इस चैप्टर के, तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ नोट्स में भी बिल्कुल वैसा ही अच्छे से समझाया गया होगा। बाय करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा फोन नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नंबर है 8059639586। 150 रुपीज का नोट्स का प्राइस है, कम नहीं होगा, जाके आप बाय कर लो। सारी चीजें हैं भाई इसमें, वर्थ इट नोट्स है, तभी इतना रीजनेबल प्राइस रखा है। ठीक है, जाके ले लेना। इसको नोट डाउन करो फटाफट। चलिए भाई शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। जो आपने अभी तक पढ़ा था आपने वो सारा उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको अगर नोट्स वगैरह उसके बनाने हैं तो नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरीज। ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरीज है वो दी है स्टेज ऑफ ग्रोथ की, यानी कि किस तरीके से आपकी ग्रोथ जो है वो स्टेज बाय स्टेज हो रही है। और ये जो थ्योरी है ये दी है वॉल्ट विटमैन रोस्टो ने दी है। इसके टोटल है 5 स्टेजेस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है वॉल्ट विटमैन ने रोस्टो, जिनका नाम था वॉल्ट विटमैन रोस्टो। इनकी 5 स्टेजेस की एक थ्योरी है जो एग्जाम में आती है। 5 स्टेजेस में आएगी ये थ्योरी, और एक एक स्टेजेस में आपको बताऊंगा, और सारे स्टेजेस आपको नोट करते हुए चलने हैं साथ के साथ। नंबर 1, पहला स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी से मतलब है कि पहले के टाइम पर, यानी पुराने टाइम पर क्या होता था कि इतनी ज्यादा खेती थी, मगर लोगों को क्या था, काम करने की नॉलेज नहीं थी। और काम करने की नॉलेज नहीं होती अगर कहीं पे, या फिर रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करना जब नहीं आता, तो क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर यही होता था कि हमारे पास इकोनॉमी में खेत वेत बहुत सारे थे, क्रॉप्स थी, फसलें थी, मगर लोगों को काम ना आने की वजह से लोग उसको खेती को करते ही नहीं थे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी थी वो पहले कितनी होती थी, बहुत कम होती थी। तो यहाँ पर पहली स्टेज क्या थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी। दूसरा आता है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ मतलब है यहाँ पर बताया गया है कि जो भी चीजें थी हमने क्या करा है, टेक ऑफ। जैसे मान लो पुराने टाइम पे हमने देखा कोई बुक मिल गई, जैसे कोई अर्थशास्त्र की बुक है या कोई चीज मिल गई हमको, हमने उसमें पढ़ा कि हमें इस तरीके से डेवलप करना चाहिए, हमें समझ आया कि हमें स्कूल्स बनाने चाहिए, एजुकेशन बनानी चाहिए, जिससे क्या होगा, लोग लिटरेट होंगे, यानी लोग पढ़े लिखे होंगे। तो हमने वो चीजें अपनाई, यानी वो चीजें क्या करा, टेक ऑफ करा। इस तरीके से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स जब देखे पुराने टाइम पर, जब हम इस सभ्यता में मिला करते थे, फिर हमको समझ आया कि यहाँ पर ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाकर हम रह सकते हैं। तो हमने घर डेवलप करने चालू करे, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने इंस्टीट्यूशन बनाए, एजुकेशन के लिए चीजें डेवलप करी। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा टेक ऑफ के बाद, टेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सेलेरेट, कि हमने किस तरीके से चीजों को टेक ऑफ करके उसको रन करना चालू करा। तीसरा स्टेज है हमने उसकी ग्रोथ करनी चालू करी, हमने सेल्फ सस्टेनिंग करा, लोगों को अवेयर करा उसके बारे में, लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे स्कूल है, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमने टेक्नोलॉजी को लोगों को सिखाया, धीरे धीरे डेवलप करना सिखाया, तब जाके लोग आज जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है
ड्राइव टू मैच्योरिटी। ड्राइव टू मैच्योरिटी मतलब टेक्नोलॉजी को किस तरीके से डाइवर्सिफाई करा गया है। आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग काम में अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई हो चुकी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बन चुकी है, आज के टाइम पर क्या हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया है, लोग पूरी तरीके से ऑनलाइन आ चुके हैं, इंटरनेट जब से आया है लोग और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी को डाइवर्सिफाई करने का तरीका। फिर लिखा है इकोनॉमी बिकम मोर रिसाइलेंट, यानी जो हमारी इकोनॉमी है वो पहले से और ज्यादा रिसाइलेंट हो गई है और ज्यादा बेहतरीन हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। एज ऑफ हाई मास कंजप्शन यानी कि इसमें फोकस होता है शिफ्ट ऑफ सर्विसेज एंड कस्टमर गुड्स, यानी जो कस्टमर गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं, आज हमारा देश जो है इस चीज के ऊपर पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है। क्योंकि अगर हमको रिवेन्यू अर्न करना है, मुझे पता है अगर मुझे पैसे कमाने हैं तब मुझे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाऊंगा तब उसकी वजह से मुझे क्या जनरेट होता है, रिवेन्यू। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, एक सर्विस दे रहा हूँ। जब मैं आपको सर्विस दूंगा तब मुझे क्या होगा, रिवेन्यू मिलेगा, उससे कुछ फायदा मिलेगा। तो ये क्या है, रिवेन्यू की टेक्निक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। ये रहा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैपेबिलिटी अप्रोच क्या होती है। इसको दिया था अमर्त्य सेन ने, ये नाम याद रखना, अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी, कैपेबिलिटी अप्रोच। इन्होंने बताया था इस अप्रोच में कि डेवलपमेंट करनी चाहिए हमें फ्रीडम्स की, कैपेबिलिटी की लोगों की, ठीक है, और लोगों को हमें प्रोवाइड करवाना चाहिए अच्छा हेल्थ, अच्छा एजुकेशन और अच्छे पार्टिसिपेशन, और अच्छी वेलबींग के लिए उनको अच्छी इनकम यानी पर कैपिटा इनकम। तो ये चार चीजें इन्होंने बताई थी जो हमें डेवलप करनी चाहिए अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन सी है? पहली चीज है इनकम, हेल्थ, एजुकेशन और साथ ही साथ पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों की साझेदारी जो है, लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है उसको इंक्रीज करना है। दूसरी चीज इन्होंने बताया था कि लोगों के जो HDI है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसको आपको किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से डेवलप करना है कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, आउटपुट निकाल सके और रिवेन्यू जनरेट कर सके, जिससे हमारी GDP में और जल्दी ग्रोथ आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक कनेक्शन है, एक रिलेशन है। क्या चीज? ग्रोथ इज नेसेसरी। कह रहा है कि जो ग्रोथ है ना वो नेसेसरी है, यानी कि आपको अपनी ग्रोथ करना नेसेसरी है, आपको डेवलप होना नेसेसरी है। पहले के टाइम पर अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपको पैसे कमाना बहुत जरूरी है, बट नॉट सफिशिएंट इन कंडीशंस, यानी कोई कोई कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर ग्रोथ जो है वो सफिशिएंट नहीं होता। सिर्फ ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। देखो ऐसा हो सकता है क्या कि हर आदमी अपना अपना अगर ग्रोथ कर ले तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी जो है भारत की वो डेवलप हो जाए? ऐसा तो नहीं होगा। सरकार को सबके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर भी हर एक इंसान अपना अपना डेवलपमेंट भी चाहेगा तो भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखो 10 लोग हैं, उसमें से 5 लोग अगर चाहेंगे कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊं, मैं अच्छा खाना खाऊं, मैं अच्छे न्यूट्रिशन फूड कंज्यूम करूं, या फिर मैं अच्छे कपड़े पहनूं, या मैं अच्छा दिखूं सोसाइटी में, तो वो अपना डेवलपमेंट तो कर रहा है, मगर 10 में से सिर्फ 5 ही लोगों की सोच ऐसी होगी। 5 लोग क्या चाहेंगे कि मेरे डेवलप करने से कुछ होता है क्या? वो एक पेड़ के नीचे सोना पसंद करेंगे, वो कोई काम करना पसंद नहीं करेंगे। और जो 5 लोग हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो ऐसी थिंकिंग या थॉट रखते हैं, क्या उनकी वजह से डेवलप होगा इकोनॉमी का? नहीं होगा। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो नेसेसरी तो है, जरूरी तो है, मगर ये हर लोगों के हिसाब से नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां लोग चाहते ही नहीं है अपना ग्रोथ करना, अपना डेवलपमेंट करना, वो बिल्कुल हार चुके होते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है when growth does not lead to development। कह रहा है when growth does not lead to development, जब ग्रोथ डेवलपमेंट को लीड नहीं कर पाती। जैसे हर एक इंसान अगर अपना अपना ग्रोथ करेगा तो एक टाइम पर पूरे देश में हर एक आदमी अपना ग्रोथ कर चुका होगा। हर एक आदमी के ग्रोथ करने का मतलब है पूरा का पूरा देश ग्रोथ कर चुका है, यानी ह्यूमन के डेवलपमेंट से कनेक्शन हो रहा है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट का। बट उल्टा होगा, अगर मान लो इंसान अपना डेवलपमेंट करेगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार मेरे को डेवलपमेंट नहीं करना, मुझे नहीं कमाने पैसे, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मैं आराम से पेड़ के नीचे सोऊंगा, हाथ फैला लूंगा, कोई भीख दे देगा, भीख ले लूंगा, उसको खा लूंगा, सो जाऊंगा, फिर पेड़ के नीचे फिर उठूंगा, फिर हाथ फैला लूंगा, फिर काम कर लूंगा। मतलब उसे काम नहीं करना। तो जो इंसान काम नहीं करता तो उसका डेवलपमेंट तो नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर सोसाइटी का डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जो ग्रोथ डज नॉट लीड टू डेवलपमेंट, कि जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट को कभी भी लीड नहीं कर सकती।
इसके अंदर लिखा है अगर आप फास्ट ग्रोथ करते हो तो इन इक्वालिटी के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते हो तो इन्वायरमेंटल के डिसइंटीग्रेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इन्होंने बताया कि आप डिपेंडेंसी हो जाते हो रिसोर्सेज के ऊपर, पूरी तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, लोग रिसोर्सेज पे डिपेंड होने लगते हैं, जिससे क्या होता है कुछ लोग आलसी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्स्टेकल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किस तरीके से डेवलपमेंट जो है उनके अंदर ऑब्स्टेकल्स आ चुके हैं, यानी चुनौतियां आ चुकी हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ समस्या है जो ऑब्स्टेकल्स में आती हैं, जो डेवलपमेंट को होने से रोक रही हैं, यानी विकासशील देश को बनने से रोक रही है। पहली समस्या है इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स। इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स में पहला आता है लो सेविंग और पॉवर्टी, यानी लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो पैसे बचा पाएं। आजकल के टाइम पर आप फैक्ट्री में काम करने जाते हो तो मजदूरों की सैलरी 10,000, 12,000 और 8,000 ऐसे मिलती है। उस सैलरी में इतनी महंगाई है तो उसमें काम कैसे चलेगा, और काम नहीं चल सकता क्योंकि सेविंग नहीं हो रही, और सेविंग नहीं हो रही तो यहाँ पे क्या हो रहा है लो डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक का डेवलपमेंट रुक रहा है। अगला है ट्रांसपोर्ट, पावर, कम्युनिकेशन। आप ये देख पा रहे होंगे कि आज के टाइम पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लोगों की नीड के हिसाब से इतने ज्यादा नहीं है, आपकी जो पावर है या आपके जो कम्युनिकेशन है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं वो ऑब्स्टेकल्स बनते हैं आपके इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टेकल। ये रहा सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टेकल, कि किस तरीके से जो सोशल है और इंस्टीट्यूशन है वो हमारे ग्रोथ को रोकता है। पहला आता है लो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन की जो कैपिटल्स है वो लो है। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम के लोग जो हैं वो सैलरी तो ज्यादा चाहते हैं। जैसे मैं हूं, मुझे बुरा लगेगा कि अगर कोई मुझे 1 लाख रुपए सैलरी दे महीने की, मुझे अच्छा लगेगा, मगर अब मेरे को 1 लाख की नौकरी जब दी जा रही है तो उसके हिसाब से मुझे काम भी करना पड़ेगा। वो काम अगर मुझे आता ही नहीं है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 1 लाख की सैलरी मिलेगी। तो यानी एजुकेशन कम तो सैलरी कम, सैलरी कम तो लो लिटरेसी हो जाएगी, तो यानी आपकी लो लिटरेसी, स्किल्स का गैप हो जाता है, स्किल्स कम आती है, और आपका पुअर हेल्थ होने की वजह से आपका जो है डेवलपमेंट रुकता है कहीं ना कहीं। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है वीक इंस्टीट्यूशन। काफी इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो करप्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडिगो एयरलाइंस में स्टूवर्ड की नौकरी करने के लिए अप्लाई करता हूं तो मुझे 10 एयरलाइंस से फोन आएंगे कि आपको शुरू में इतने पैसे भरने हैं, आपको ट्रेनिंग के लिए इतने भरने हैं, आपको इतने भरने हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। इस वजह से भी क्या होता है, इंस्टीट्यूशन वीक होते हैं, जिससे हमारा देश का डेवलपमेंट रुक रहा है। फिर आता है वीक रूल एंड लॉ। कुछ लॉ होते हैं जो लोग फॉलो नहीं करते, कुछ रूल्स होते हैं जो वीक होते हैं, जिस पर लोग अभी खड़े नहीं उतर पा रहे, तो वो जो है हमारे देश को रोकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट सोशल इनइक्वालिटी। जैसे आज भी लोग ना इतने लिटरेट होने के बावजूद भी कुछ चीजों को मानते हैं जो पुरानी टाइम से चलती आ रही है, जैसे हिंदू मुस्लिम, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज आएगा जेंडर, यानी कि जो जेंडर अनइक्वालिटी है वो हमेशा चलेगा कि भाई तू छोटी जाति का है, मैं बड़ी जाति का हूँ, तेरा जेंडर ये है वो है। फिर आता है कास्ट, यानी ये जो रिलीजियस है, ये जो कास्ट है, जब तक इसमें फंसे रहेंगे तो लोग जितने भी लिटरेट हो जाएं, लोग जितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी पढ़ाई लिखाई उनकी धरी रह जाती है जब वो ऐसी बातें करेंगे जो कि असभ्य वाली बातें होती है। फिर आता है उसके बाद एथेंटिक एंड ह्यूमन पोटेंशियल जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। लोगों के पास कुछ करने का जज्बा है, पोटेंशियल है, मगर आज के टाइम के लोग ना इतना थक चुके हैं, इतने आलस में चूर हो चुके हैं कि वो कुछ करना नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अभी मेरे अंदर पढ़ाने की कैपेबिलिटी है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मगर क्या होगा कि मेरे अंदर माइंड में ना एक आलस आ जाएगा, मुझे लगेगा कि आज नहीं यार, कल से वीडियो चालू करेंगे, कल से पढ़ाएंगे। फिर जब कल आएगा फिर मैं सोचूंगा यार एक दिन और रेस्ट कर लेता हूँ, कल से पक्का चालू करूंगा। तो ये जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो ह्यूमन अपने आप को खुद से बर्बाद कर रहा है। ये जो चीजें हैं ये पीछे करती है इंसान को। ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी। अगला पॉइंट है पॉपुलेशन रिलेटेड चैलेंजेस। पॉपुलेशन रिलेटेड चैलेंजेस, ऐसे चैलेंजेस जो रिलेटेड होते हैं पॉपुलेशन के। पहला हाई पॉपुलेशन। अब जब हाई पॉपुलेशन है तो यहाँ पर चांसेस कम होते हैं कि आपकी सैलरी हाई हो, यानी आपकी पर कैपिटा जो इनकम है वो भी कम होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल एक सरकारी नौकरी आपको चाहिए और सरकार ने 2 सरकारी नौकरियां निकाल दी और उस पर करोड़ों लोगों ने फॉर्म भर दिए। अब करोड़ों लोग जब फॉर्म भरेंगे तो टेस्ट भी होना, जाहिर सी बात है। जब टेस्ट होता है तो 2 लोग सिलेक्ट होने हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है कि वहां का जो क्राइटेरिया है, जो वो चूज करते हैं, जो सिलेक्शन करते हैं, वो क्राइटेरिया बहुत यूनिक पीक पे चला गया, इतना ऊंचा हो गया कि आज लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे। लोग इतने ज्यादा साक्षर हो गए पढ़ पढ़ के कि वो उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे। ठीक है। कुछ लोग फिर भी 2 नंबर से 3 नंबर से पीछे रह जाते हैं तो उदास हो जाते हैं।
जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस वजह से हाई पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। फिर लिखा है उसके बाद लो फिल्ट्रेटी और साथ में लिखा है एजिंग। जो लोगों की एज है वो आजकल काफी शॉर्टेज है, छोटी उम्र से लोग कमाना चालू कर देते हैं, जिस वजह से वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। और अगर लोग पढ़ेंगे नहीं, लोग लिखेंगे नहीं, लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो क्या होगा, लोग अनपढ़ रह जाएंगे। अनपढ़ लोग रहेंगे तो अजीब अजीब सी बातें करेंगे, देश में असभ्यता फैलाएंगे, तो ये भी हमारे लिटरेसी रेट को गिराता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स, यानी बाहरी वो फैक्टर्स जो हमारे देश में लोगों को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, रोक रहे हैं हमारे देश को आगे बढ़ने से। इसके अंदर आते हैं जैसे डेप्ट प्रॉब्लम, कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके भागने की आदत रखते हैं। फिर लिखा है वोलेटाइल ट्रेड, यानी कि ऐसा ट्रेड जो काफी टाइम में होता है। फिर आता है डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल, कुछ लोग फॉरेन कैपिटल पे डिपेंड होते हैं और इन वजह से वो काम नहीं करना चाहते। फिर क्लाइमेट चेंज आ जाता है, यानी कि ग्लोबल शॉक्स, क्लाइमेट चेंज वगैरह जैसे इन्वायरमेंटल चेंज है, इस वजह से लोग काम नहीं करना चाहते। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो प्रमोट करती हैं ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। तो यहाँ पर कुछ 5 स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा। सबसे पहली है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन स्ट्रेटजीज। आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है, आपकी इनकम अच्छी है, आपकी सेविंग्स अच्छी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फाइनेंशियली उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे बैंकिंग हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, स्टॉक्स हो गया। मगर लोग अगर इलिटरेट होते तो उसको उनकी नॉलेज नहीं हो पाएगी, मगर अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, जीडीपी इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है। फिर आता है उसके बाद इंकरेज प्राइवेट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि धीरे धीरे लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपनी रेगुलेटरीज को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन कैपिटल एंड सोशल डेवलपमेंट, कि जो ह्यूमन की कैपिटल है वो कैसे कैसे सोशल डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। तो इसके अंदर लिखा है पहली चीज आती है बेसिक चीज है जो कि है एजुकेशन, दूसरा आता है वोकेशनल ट्रेनिंग, तीसरा हायर एजुकेशन। लोगों को जितना ज्यादा पढ़ाया लिखाया जाएगा उतने ज्यादा मैच्योर होंगे, उतना ज्यादा देश विकास करेगा। फिर आता है एक्सपेंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखा जाना चाहिए, साथ में लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। लोगों के साथ साथ जो उनके घर मकान है, उनका जो वर्क कल्चर है, जो वर्क फोर्स है, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चरल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, आपको बनानी चाहिए स्ट्रक्चरल पॉलिसीज या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या करती हैं, वो डेवलप करने में हेल्प करती हैं। जैसे मान लो कोई छोटा स्ट्रीट वेंडर है, छोटा दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो उसको क्या चाहिए होंगे, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो सर्विसेज, वो टेक्नोलॉजी, उनको कहाँ से सब्सिडी मिलेगी, उनको कहाँ से ये सब चीजें पैसे मिलेगी। तो सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी हमको किस तरीके से एनवायरमेंट को शिफ्ट करना चाहिए। धीरे धीरे एनवायरमेंट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तुम्हें पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है। धीरे धीरे एनवायरमेंट जो है वो सारा डी इंटीग्रेट होता जा रहा है। अब उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ग्रीनरी लगानी है, आपको एनर्जी एफिशिएंसी का ध्यान रखना है कि कौन सी बिजली यूज करनी है, कितनी यूज करनी है, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना चाहिए। इतना ज्यादा भी प्रोडक्शन में नहीं घुस जाना चाहिए कि पूरा एनवायरमेंट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ जाए या फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। सर्विसेज हमें उतनी प्रोडक्शन करनी चाहिए जितनी आने वाली जनरेशंस भी यूज कर पाए। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर आता है गुड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है और जो आपके इंस्टीट्यूशन है ये अच्छे होने चाहिए, ये एजुकेट होने चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनके ऊपर कुछ जवाबदेही होनी चाहिए, उत्तरदायिता होनी चाहिए कि इनको क्या क्या काम करने हैं। कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज, कुछ लॉ वगैरह इनको बनाने चाहिए, कुछ नीतियां बनानी चाहिए कि लोग किस तरीके से देश में डेवलप कर सकते हैं, लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, तब देश आगे डेवलप होता है। फिर नीचे हम पढ़ेंगे केस पर्सपेक्टिव इंडिया। ठीक है। कुछ केस हैं जो इंडिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मेंशन करे गए हैं। सबसे पहला केस है ग्रोथ एंड अचीवमेंट का। ग्रोथ और अचीवमेंट के अंदर कुछ जीडीपी ग्रोथ के सस्टेनेबल गोल्स आते हैं। देखो 6 से 7% एवरेज डिकेड्स में ये देखा गया है कि अगर इन चीजों पर काम किया जाता है तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है। 6 to 7% ये जवाबदेही होते हैं हमारे ग्रोथ को डेवलप करने के लिए। वो कौन सी चीजें हैं, सबसे पहला आता है आईटी एंड सर्विसेज, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा होता है सर्विसेज, जो आपकी सर्विसेज वगैरह हैं वो आपको ग्रोथ में हेल्प करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शंस, यानी आप चीजों को नया नया क्राफ्ट करो,
मैन्युफैक्चरर करो और कंस्ट्रक्शंस करते रहो डेली टाइप पे। आपको कुछ ना कुछ नया बनाने को, जैसे नई नई चीजें बन रही है आजकल, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट आएगा। फिर आएगा एक्सपेंडिंग डोमेस्टिक कंजप्शन, जो आपका डोमेस्टिक कंजप्शन है उसको धीरे धीरे आपको एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट चैलेंजेस। डेवलपमेंट चैलेंजेस में आते हैं इन इक्वालिटीज, जैसे कास्ट और जेंडर को लेके इन इक्वालिटीज होती है, इनको पहले आपको डेवलप करना चाहिए। जो लोग आज भी कास्ट में, जेंडर्स में, रिलीजियस में फंसे हुए हैं, उनको उनकी सोच से ऊपर उठाना चाहिए। फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट गैप, जैसे उनकी हेल्थ को लेकर, उनके न्यूट्रिशन को लेकर, उनकी एजुकेशन क्वालिटी को लेकर। अगर ये तीन चीजें डेवलप होती है तो इंडिया में जो लोग हैं वो ज्यादा डेवलप हो पाएंगे। फिर आता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि उनकी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, अर्बनाइजेशन होना चाहिए। पहले के टाइम पे रूरल जो लोग थे वो क्या करते थे, खेतों में लग जाते थे, खेती बाड़ी करते थे। अब उनके लिए हमें इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए, हमें ऐसे ऐसे डेवलपमेंट बनानी चाहिए, टेक्निक्स बनानी चाहिए, जिससे लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, कमा पाएंगे तो यहाँ पर रह पाएंगे और अर्बनाइजेशन और तेजी से बढ़ेगा। फिर क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, जीडीपी में ग्रोथ आएगा, तो इस तरीके से देश चलेगा। आगे अगला है पॉलिसी इनिशिएटिव्स, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए। इंडिया में हमें देश में लोगों के लिए पॉलिसीज लानी चाहिए, नई नई पॉलिसीज, जहां वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां वो चीजों को और अच्छे से समझ सकते हैं, तो ऐसी कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए। जैसे कुछ पॉलिसीज के नाम बता रहा हूँ, मेक इन इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, पीएम किसान योजना हो गया, मनरेगा हो गया। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज हैं जो इंडिया में लोगों को क्या करती है, डेवलप करती है, लोगों को जो पॉवर्टी लाइन में है उनको थोड़ी हेल्प कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल गोल्स। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि SDG, इनको बोलते हैं SDG गोल्स। यानी सरकार SDG गोल्स को तब लाई थी जब सरकार को लगा था 2000 और 2015 के बीच में कि देश के अंदर अभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, देश को डेवलप और ग्रोथ करने की जरूरत है। तब सरकार ने लाया SDG गोल्स को, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। इस गोल्स के अंदर टोटल 8 टॉपिक्स आते हैं, मगर आपके चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक्स है जो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। जब आप UGC नेट की प्रिपरेशन करोगे तब इसके अंदर आप पढ़ोगे, इसके अंदर 8 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक आता है इको ग्रोथ, यानी किस तरीके से आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, आपको पूरे इकोनॉमी में किस तरीके से डेवलप करना है। दूसरा हम पढ़ेंगे सोशल इंक्लूजन कैसे होता है, सोशली तौर पे आप किस तरीके से डेवलप कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तीसरा पढ़ेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे नीचे SDG गोल्स। अब देखो जो मैंने टॉपिक्स अभी आपको बताए हैं ये 3, इको ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन तीनों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे SDG गोल्स का गोल नंबर 8। गोल नंबर 8 क्या कहता है, 8वां गोल कहता है कि हमको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है डिसेंट वर्क से। इकोनॉमिक ग्रोथ करना है कैसे, डिसेंट वर्क से। इसके अंदर आप इकोनॉमी को ग्रोथ करोगे, अपने कामकाज करोगे, अर्बनाइजेशन करोगे, लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, तब जाके लोग कमा पाएंगे और खा पाएंगे। अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगे, अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छा कमा पाएंगे, और अच्छी जॉब करेंगे, अच्छी टेक्निक्स लगाएंगे, आइडियोलॉजी लाएंगे और दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो ये सारी किसमें आती है, गोल नंबर 8 में। और जो ये गोल्स है ना, ये जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही याद करने हैं, जैसे मैंने लिखे हैं वैसे ही एज इट इज याद करने हैं, गोल्स चेंज नहीं करने। 8वां गोल क्या है, डिसेंट वर्क विद इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि पहला गोल जो है 8वें में डाल दिया, 8वां गोल पहले में डाल दिया, नहीं। जिस तरीके से लाइन वाइज ये सीक्वेंस में लिखा है ऐसे ही याद करना पड़ेगा। याद रखना SDG गोल्स, यानी गवर्नमेंट एक गोल्स प्लान लाई थी जिसमें आपने इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, ठीक है। तो उसका 8वां गोल क्या कहता है, डिसेंट वर्क करना है, इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, ठीक है। पहला गोल क्या कहता है, गोल नंबर 1 नो पॉवर्टी। सरकार का पहला गोल क्या था, सरकार ने देखा कि भूखे नंगे बहुत है यहाँ पे आसपास, सरकार ने बोला पहला काम करो, इन भूखे नंगों को हटाओ, यानी पॉवर्टी को खत्म करो, नो पॉवर्टी, गरीबी रेखा वालों को हटा दो। कैसे, गोली मार के? नहीं जी, गोली मार के नहीं, उनको डेवलप करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, जो छोटे बच्चे उनको पढ़ने भेज दो, स्कूल वगैरह डेवलप कर दो, ठीक है, और उनको खाना दे दो, कुछ पॉलिसीज ऐसी बना दो जिनसे उनका भी भला हो सके, तो ये पॉवर्टी को खत्म करेगा। तीसरा गोल क्या है, थर्ड गोल, गुड हेल्थ। हमें ये ध्यान रखना है कि जो बिटिया रानी खाना खा रही है या जो बेटा खाना खा रहा है उसका हेल्थ कैसा है,
हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। अगर वो खाएगा, बढ़ेगा, पढ़ेगा, तभी जाके आगे देश बढ़ेगा। यानी कि जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी, मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करो। अगर वो बीमार हैं तो उनको पोलियोज वगैरह दो, ठीक है। पिछले टाइम पे पहले बहुत ना, आज से 10-12 साल पहले पोलियो ड्रॉप्स बहुत चलती थी। स्कूल आके पोलियो दिया करते थे, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए पोलियोज, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पे क्या है, गुड हेल्थ। आपको हेल्थ का चेकअप करना है, डेली रूटीन आपको देखना है। उसके बाद आता है गोल नंबर 4, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। क्या प्रोवाइड करना है? क्वालिटी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई प्रोवाइड करनी है। लोगों को पढ़ाना लिखाना है, वरना लोग सारे बैंगन होंगे, कद्दू जैसे काम करेंगे, है ना, और सारे के सारे गोरिल्ला बन के घूमेंगे, पूरे मार्केट में ऐसे ही घूमेंगे। लोगों को पढ़ाई लिखाई की कोई सेंस नहीं होगी। कोई किसी की दीवार पे जाके थूक देगा, कोई कहीं टॉयलेट पेशाब कर देगा। तो ऐसे ऐसे काम लोग करेंगे, उल्टे सीधे जानवरों जैसे काम करेंगे। लोग एक दूसरे से गाली गलौज करेंगे, लड़ाई दंगे करेंगे, कोई टेक्निक्स पे ध्यान नहीं देगा। एक को आप समझाओगे तो वो आपको उल्टा बोलेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। लोगों को समझदार होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ठीक है, तभी देश ग्रो करेगा, ठीक है। आगे सुनो, लिखा है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। इसके कुछ हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसीज। कुछ प्रैक्टिकल पॉलिसीज जो है अपनाई गई थी, जिसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। कौन सी पॉलिसी है? फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी नॉट जस्ट आउटपुट। हमें ना प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है, ना कि आउटपुट पर, ठीक है। अगर आप प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते हो तो आउटपुट अच्छा ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जाम टाइम आने वाला है, 1 महीना रह गया आपके पेपर के लिए। आप किस पे फोकस करते हो बच्चों? आप फोकस कर रहे हो आउटपुट पर। यानी भैया आप बस मेरे को ना 1 घंटा पहले इतना पढ़ा दो या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो मैं एग्जाम में रट के चला जाऊं और सेम क्वेश्चन आ जाए और मैं पास हो जाऊं। आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो। आप किसके लिए पढ़ रहे हो? आउटपुट के लिए पढ़ रहे हो। भाई आउटपुट के लिए मत पढ़ो, आप पढ़ो फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, यानी उसको सीखोगे अगर तो क्या आपको मिलेगा। अब आप बोलते हो भैया सीखने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए। अब मैं 1 महीना पहले एक एक करके चैप्टर पढ़ूंगा, एक बुक तब खत्म करूंगा और मेरी जॉब वगैरह क्या करूं, उसको छोड़ दूं, तो भाई ये भी प्रॉब्लम आ जाती है फिर, है ना। तो आपको क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट भी करना है। अब बच्चे क्या करते हैं? फोकस करते हैं सिर्फ आउटपुट पे। सुनो, आपको प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है। जब आप प्रोडक्टिविटी पे फोकस करोगे, आउटपुट अपने आप जो है वो ठीक होने लगेगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई टाइम टू टाइम करोगे, डेली का 1 आवर भी दोगे तो कुछ घट नहीं रहा है और आपका आउटपुट जो है एग्जाम में सबसे बेस्ट आएगा, ठीक है। आप उल्टा करते हो, आप डायरेक्ट आउटपुट पे प्रोडक्शन देते हो, ठीक है। यानी आउटपुट पहले देखते हो कि हमें रिजल्ट के लिए पढ़ना है तो 1 घंटा पहले पढ़ेंगे, फिर लेजेंड आके कमेंट करेंगे। कमेंट करके दे, कमेंट कैसे करेंगे? फिर लेजेंड वॉचिंग एग्जाम बिफोर एग्जाम 1 आवर। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया हम एग्जाम हॉल में बैठ के देख रहे हैं वीडियो आपकी। फिर कुछ बोलेंगे कि मैं एग्जाम बस में चलते चलते जा रहा हूँ या ट्रेन मेट्रो में जा रहा हूँ दिल्ली में, तो वहां देख रहा हूँ। तो ऐसे कमेंट करने लगते हैं फिर, ठीक है। सुनो, आगे लिखा है लिंक ग्रोथ टू एम्प्लॉय एंड इक्विटी। आपको उस ग्रोथ को ये भी देखना है, मेक श्योर करना है कि वो एम्प्लॉयमेंट भी दे और इक्विटी को भी बढ़ाए। मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी, बोलो पढ़ाई थी ना, 2 चीजें पढ़ाई थी ना, इससे पहले पढ़ाई थी ना, इक्विटी और इक्वालिटी मैंने पढ़ाया था ना, जहां पर मैंने बताया था कि 3 लोग मैच देखने जाते हैं, एक दीवार है, उसके ऊपर एक छोटा बच्चा है, फिर उसके नीचे 2 बक्से लगाने पड़ेंगे तब वो मैच देख पाएगा। पढ़ाया था ना, जिसमें मैंने पढ़ाया था एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव जो होता है वो हमारा इक्वालिटी होता है, क्वालिटेटिव जो होता है वो हमारा इक्विटी होता है। हमें इक्विटी पे ध्यान देना है, हमें ये देखना है कि सारे लोग एक समान हो, सारे लोगों को एक जैसा एजुकेशन मिले, सब लोगों को एक जैसा एम्प्लॉयमेंट मिले, सब लोगों को एक जैसा पैसा मिले, ठीक है। ये सब देखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनिशिएंट इकोनॉमी ऑफ भारत कौटिल्य। भाई देखो, ये जो टॉपिक है, ये बुक तो वैसे हिस्ट्री की तरह लग रही होगी आपको, थोड़ी थोड़ी लग रहा है ना हिस्ट्री की, यार कॉमर्स में कौन हिस्ट्री पढ़ाता है। हाँ, बुक तो हिस्ट्री जैसी है थोड़ी सी, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ भारत पढ़ रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को समझ रहे हैं कि भारत में जो देश है हमारा, इसकी इकोनॉमी कैसी थी। तो हम इसके बारे में अब कौटिल्य पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एनिशिएंट इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। एनिशिएंट इकोनॉमी क्या होती है? इसका मतलब होता है पुराने टाइम पे जो हमारा देश चल रहा था, एनिशिएंट टाइम पे इकोनॉमी, इसको समझेंगे। एनिशिएंट इकोनॉमी ऑफ भारत किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य कौन थे? इसका नाम था चाणक्य। शुरू में आपने कभी वो देखा है चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें एक चाणक्य था। अर्थशास्त्र में हम बोलते हैं कि अर्थशास्त्र को बनाया किसने? चाणक्य ने बनाया है ना। मगर हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र के गॉड ऑफ फादर माना जाता है एडम स्मिथ को।
अर्थशास्त्र के फादर ऑफ गॉड किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को। अब एडम स्मिथ तो अपनी डेफिनेशन दे गए, अपनी बुक छाप गए वेल्थ ऑफ नेशन करके। अब वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने छाप दी, फिर हमने जब उनकी बुक पढ़ी तब हमको समझ आया और हमने देखा कि यार कुछ कुछ टॉपिक तो हमने बहुत पहले से सोच के रखे थे, ये तो वो सब चीजें हैं। फिर हमने और खोजा भी नहीं करी, हमने और ज्यादा सर्च किया, तब हमको एक बुक हाथ लगी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था बुक का? अर्थशास्त्र, जिसमें हम अर्थ के बारे में, पूरी विश्व के बारे में, उनकी जीडीपी कैसी होगी, उनका टैक्स रेट क्या होगा, ठीक है, या फिर जीडीपी पॉलिसीज कैसे बनती है, एजुकेशन सिस्टम आगे चल के कैसा होगा, लोग लिटरेट कैसे होंगे, इन सब के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बुक का नाम था अर्थशास्त्र। और ये बुक ना एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन लिखने से पहले ही छप चुकी थी। हाँ भैया, अब आप बोलोगे भैया मैंने तो नहीं देखी। सुनो, अर्थशास्त्र जो बुक है, इसके राइटर कौन थे? इसके राइटर थे कौटिल्य। इसके राइटर कौन थे? कौटिल्य। आज से 2200 साल पहले ये बुक लिखी जा चुकी थी कौटिल्य नाम की, जिन्होंने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिख दी थी 2200 साल पहले। एडम स्मिथ ने कब लिखी? अरे ये कुछ 200 300 400 साल पहले लिखी होगी, मगर ये बुक अर्थशास्त्र बहुत पहले से लिखी हुई है। उसमें वो सारी चीजें लिखी थी जो आज के टाइम पे इंप्लीमेंट हो रही है। और ये बुक कब मिली थी? ये 2200 साल पहले मिली थी। उसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या पॉलिसीज थी, वो हम सारा पढ़ने वाले हैं लाइन वाइज, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एनिशिएंट भारत के अंदर एक एडवांस सिविलाइजेशन की एक आदमी ने विचारधारा रखी। एक आदमी आया जिसने सोचा हमें देश को सिविलाइज बनाना है, देश को और साक्षरता बनाना है, लिटरेट बनाना है, देश के नौजवान जो आएंगे, आने वाली पीढ़ी जो आएगी, ठीक है। 2200 साल पहले उस आदमी ने सोचा कि मेरा देश ऐसा होगा। उस आदमी का नाम था आचार्य, या कह सकते हो महामात्य, या कह सकते हो उसका नाम था वो चाणक्य, ठीक है। चाणक्य, क्या नाम था? चाणक्य। और चाणक्य ने एक बुक लिखी थी, उनका नाम था अर्थशास्त्र। और 2200 साल पहले उन्होंने जो बुक बनाई थी उसमें ये सारी चीजें लिख दी गई थी कि किस तरीके से एनिशिएंट में, यानी आने वाले फ्यूचर में जो हमारा देश है वो कैसा होगा। और वही जैसा उस बुक में लिखा था वैसा ही आज के टाइम पर देश पॉलिसीज को फॉलो करता है, वैसा ही देश आज बन गया है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया था, इन्होंने ना 4 टाइम फेस की बात करी थी उस बुक में, पहले 2200 साल पहले। उस बुक के अंदर 4 पीरियोडिक टाइम की बात करी गई थी। कौन कौन से 4 पीरियोडिक फेसेस थे उसके अंदर, वो समझ लेते हैं। सबसे पहला जो फेस था वो आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पहला फेस इंडस सिविलाइजेशन, और ये सबसे लास्ट में एक तरीके से आया था, कह सकते हो। फिर उसके बाद आया था, इससे पहले आया था, सॉरी, इंडस सिविलाइजेशन से पहले जो आया था वो आया था मौर्यास का एम्पायर, मौर्यास यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य खानदान आया था। मौर्य खानदान से पहले आया था गुप्ता खानदान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मौर्य खानदान से पहले भी आया था क्या? गुप्ता खानदान। देखो यहाँ पे लिखा है मौर्य खानदान, गुप्ता, पहले आए थे गुप्ता, फिर आए मौर्य, फिर आपका वैदिक पीरियड आया, फिर आपका इंडस वैली सिस्टम आया, ठीक है। हमने इसको उल्टा लिखा हुआ है। हमने इसको कैसे लिखा है? उल्टा लिखा है, यानी कि आज सबसे लास्ट में जो आया था उसको सबसे ऊपर लिख दिया, और सबसे पहले जो आया था यानी उसको सबसे नीचे लिख रखा है हमने, ठीक है। तो शुरुआत कहां से हुई थी? इस एनिशिएंट पीरियड की शुरुआत जो है वो गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड से हुई थी। कौन सी सेंचुरी में हुई थी भैया? ये हुई थी 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में। ये जो CE लिखा है मैंने, ये कॉलोनिकल पीरियड होता है। कॉलोनिकल टाइम मतलब होता है जो पुराने टाइम पे जो डेट्स चलती थी ना, जैसे BC, BBC, BEC, इस तरीके की जो डेट्स होती थी उनको पुराने टाइम के डेट्स बोला जाता था। आज के टाइम पे तो शताब्दी आ गई, सेंचुरी आ गई, जैसे अभी 21st सेंचुरी है, तो पुराने टाइम पे जो सेंचुरी होती थी उनको BCE ऐसे करके डिनोट किया जाता था। हम बात कर रहे हैं पुराने कॉलोनिकल पीरियड की, यानी कि 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में जो गुप्ता और पोस्ट गुप्ता का समय आया था, दौर आया था, उनमें उन्होंने क्या किया था, ठीक है। तो मैं आपको ऊपर से ना पढ़ा के मैं आपको नीचे से शुरू करवाऊंगा, ताकि यहां से आप धीरे धीरे आगे की तरफ पढ़ते जाओगे, ठीक है। सबसे पहले ये, फिर मौर्य, फिर वैदिक, फिर इंडस वैली। समझ आया? क्लियर है बात? चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुप्ता के पीरियड के बारे में। सुनो, जिस टाइम ये गुप्ता लोगों का राज था ना, उस दौर को हम बोलते थे गोल्डन एज, सोने की चिड़िया जैसे आप बोलते हो आज के टाइम पे, ये गोल्डन एज था, यानी कि सुनहरा एज था, सुनहरा दौर था। उस टाइम पर क्या होता था, जब गुप्ता का पीरियड चलता था, यहाँ पर हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती थी। हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी कि शुरू के टाइम पर ही अर्थशास्त्र में लिख दिया गया था कि एक टाइम आएगा जब आपके देश में खेती से ही लोग अपना कर वसूलेंगे, खेती को ही अपना मालिक मान लेंगे, खेती से ही अनाज उगाएंगे, इसी से रिवेन्यू कमाएंगे, इसी से जमीनों से काम करेंगे। तो ये शुरू में लिख चुके थे। उन्होंने बताया कि हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो यूज होने वाली है।
हाई आयरन टूल्स यूज होंगे, इरिगेशन आ जाएगी, पानी की सिंचाई कैसे करते हैं, मशीनें आ जाएंगी बड़ी बड़ी, और इन खेती बाड़ी पर लोग जिंदा रहेंगे, जिनको आज हम देख पा रहे हैं वो किसान लोग, किसान भाई जो है आज इन्हीं सब चीजों पे जिंदा है, ठीक है, अपने कुएं पे, अपनी सिंचाई पे, खेतियों पे, ठीक है, इन्हीं क्रॉप्स पे, फील्ड पे। तो इसको हम बोलते हैं पुराने टाइम पे गुप्ता पीरियड में बताया गया था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड मोनेटाइजेशन। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आप पैसों का इस्तेमाल करना चालू कर दोगे। पहले के टाइम के लोग थोड़ी पैसों का इस्तेमाल करते थे, अब के टाइम के लोग पैसों का इस्तेमाल करते हैं। मोनेटाइजेशन आ गया, धीरे धीरे क्या होगा, ट्रेड बढ़ने लगा, जैसा उन्होंने लिखा था। यहाँ पे लिखा है उन्होंने फ्लोरिशिंग ट्रेड बढ़ गया, यानी अगर आपको कोई सामान लेना है, यहाँ से इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है विदेशों में, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, ठीक है, आपका मोनेटाइजेशन बढ़ चुका है। तब उन्होंने शुरू में बताया था आपके जो मार्केट है वो टाउन्स जो है शहरीकरण हो चुका है, पूरी तरीके से बदल चुका है नक्शा। पहले क्या था, खेत खेत थे सारे, अब वो सारे क्या हो गए, डेवलप हो गए हैं। फिर उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी ना धीरे धीरे इनोवेट होगी, टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। किसने बताया, ये बताया गया था 4th से 7th सेंचुरी के बीच में गुप्ताज ने, ठीक है। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी। टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो क्राफ्टमैन आएंगे। क्राफ्टमैन कौन होते हैं, जो चीजों को इनोवेट करेंगे, ऐसे लोग आएंगे, दिमागदार बुद्धि वाले लोग आएंगे जो चीजों को नया नया डेवलप करेंगे, नई नई चीजों को बनाएंगे, टेक्सटाइल बनाएंगे, जीडीपी पे ध्यान देंगे, टैक्स वसूलेंगे, ऐसे रूल्स लाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। तो ये सब चीजें उन्होंने लिख दी थी, ठीक है। अब इनका दौर होता है खत्म। जब ये गुप्तास का पीरियड खत्म होता है तब हम आते हैं मौर्यास पे। मौर्यास का एम्परर चलता है चंद्रगुप्त मौर्य, आपने सुना होगा, ठीक है। उस टाइम पर भी एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था धनानंद। और राजा जो थे वो कैसे हुआ करते थे, बड़े दरिया दिली होते थे। कुछ राजा क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, लोगों पे कर थोप दिया करते थे। और ये कर वाला, ये टैक्स वाला कॉन्सेप्ट कौन लाया था, गुप्ताज लाए थे। सबसे पहले कौन लाया, गुप्ताज लाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर जब राजा महाराजा आने लगे, यानी कि चंद्रगुप्त वगैरह आए, तब उस टाइम पर जो जन्म था वो उनका हुआ था कौटिल्य वगैरह का, ठीक है। कौटिल्य वगैरह आए और उन्होंने और चीजें बताई, उससे पहले बताया, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, इन्होंने क्या करा, जब इनका दौर आया मौर्यास का, इनका दौर आया था C 322 से लेके 185 BCE तक इनका राज्य चला था, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेट मेंशन करी है, C 322 से 185 BCE तक इनका राज्य चला था। इन्होंने अपने राज्य में क्या क्या चीजें डेवलप करी वो समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो इंडिया है उसकी मार्केट जो है वो यूनिफाइड हो जाएगी, धीरे धीरे मार्केट बूस्ट करेगी, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, रोड्स बनेंगे, कम्युनिकेशन आएगी, यानी कि एक दूसरे से बात करने के लिए अगर आप दूर दूर हो तो कम्युनिकेशन डेवलप कर दिए जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा, फ्यूचर की बात बता रहे हैं अभी से, ठीक है। कह रहे रोड्स आ जाएंगे और बड़े बड़े टैंक ट्रक्स आ जाएंगे और आर्मीज आ जाएगी, ठीक है, और इस तरीके का देश बन जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि जो स्टेट है उसको चलाने के लिए आपको टैक्स लेना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्सेशन का सिस्टम आ जाएगा, पोर्ट आ जाएंगे, माइंस आ जाएंगी, माइंस मतलब होता है खदाने, खदाने आ जाएंगी, पोर्ट आ जाएंगे, फॉरेस्ट और इरिगेशन होनी चालू हो जाएगी, उसके साथ साथ ऑफिशियली कंट्रोल्स होने लग जाएंगे, ठीक है। ये सारा उन्होंने पहले ही बता दिया था। हाँ, तो तीसरा जो पीरियड आया था वो आया इसके बाद, मौर्य एम्पायर जो खत्म हुआ था उसके बाद आया वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड जब आया था तब जो हमारी वो डेट्स थी वो थी C 1500 और 1500 BCE। तो इसके अंदर ये आया था, ठीक है। हाँ चलो, इसके अंदर हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड जब आया तब इकोनॉमी में क्या क्या बूस्ट देखने को मिला था। इकोनॉमी में जब बताया गया कि यहाँ पर ना नदियां आनी शुरू हो गई थी, यानी रिवर्स का उद्गम हो गया था। जब नदियां हैं वो निकलनी चालू हो गई थी, और नदियों से क्या होता है आपको पता है, पानी मिलेगा तो एग्रीकल्चर होगा, खेती होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया था, चावल और गेहूं जो है वो उगाने लोगों ने चालू कर दिए थे धीरे धीरे। आप समझ रहे हो, जब यहाँ पे था, कहाँ पे, यहाँ पे, तो पॉलिसीज बनी। जब यहाँ पे आया तो इसके बाद यहाँ पे था तो पॉलिसीज बनी, यहाँ आया तो टैक्स वगैरह इंप्लीमेंट हुआ। फिर जब यहाँ पे आया, धीरे धीरे वैदिक पे आया, तो अब खेती बाड़ी करनी लोगों ने चालू कर दी। सिविलाइजेशन देख रहे हो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलप होते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, सिविल होते जा रहे हैं। फिर आगे बताया इन्होंने कि इनके काफी कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहां पे लोगों ने वेल्थ कमाना चालू कर दिया।
पैसों का आपको बताया था ना किसमें, मौर्य साम्राज्य में, कि पैसों को एक दिन आपको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और अब यहाँ पर वो पैसे कमाना लोगों ने चालू कर दिया, वैदिक पीरियड में पैसे कमाना चालू कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्राफ्ट बेस्ड चीजें बनने लग गई, लोग व्यापार करने लग गए, यानी कि लोगों ने क्या करा, ब्लैक स्मिथ्स आ गए। ब्लैक स्मिथ्स मतलब होता है लोहार, लोहार यानी जो हथौड़ा बनाते हैं, फावड़े बनाते हैं, कस्सी बनाते हैं, ऐसी चीजें जो बनाते हैं, तो इनका ब्लैक स्मिथ्स का काम जो था वो चालू हो गया। फिर कारपेंटर आए, फिर वेवियर्स आए। वेवियर्स मतलब होता है जो कपड़े बनाते हैं लोगों के लिए। फिर आते हैं कारपेंटर्स जो लकड़ियों वगैरह का काम करते हैं, तो रोजगार लोगों को मिलने लगा धीरे धीरे। पोर्टर आ गए, पोर्टर यानी कि मटके बनाने वाले, घड़े बनाने वाले, या मिट्टी की चीजें जो बनाते हैं, पोर्टर वो से, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स बना, एक ऑक्यूपेशनल ग्रुप आया वैदिक पीरियड के अंदर, जहां लोगों को समझ आया कि काम आप ऐसे ऐसे करके कमा सकते हो पैसा। फिर उसके दौरान साथ में हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स दूध वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे काव हो गया, है ना, तो गाय वगैरह का हमने क्या करा, दूध निकालना चालू करा, धीरे धीरे हमने इसको बेचना चालू करा, ट्रेड बना दिया उसका। फिर हमने क्या करा, और ज्यादा इंप्लीमेंट हुए, और ज्यादा इंप्लीमेंट होने के बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट पीरियड आएगा वो आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये वो फाइनल दौर था जब हमारा जो देश है पूरी तरीके से सिविलाइज्ड हो चुका था। हमको पता चला एक ऐसी सभ्यता रह रही है हमारे देश में, भारत के अंदर, जो कि इंडस वैली में रह रही है। इंडस वैली थोड़ी सी आपकी पाकिस्तान की साइड पड़ती थी, अफगानिस्तान पाकिस्तान के उस साइड पड़ती थी, और इंडिया से थोड़ी दूर थी। यहाँ इंडस वैली में सबसे पहली बार सिविलाइजेशन आया था। सिविलाइजेशन यानी कि जब हमें पता चला कि कोई सभ्यता ऐसी भी है जो इंसान कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और अपना एग्रीकल्चर निकाल रहे हैं, और अपनी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का आविष्कार कर दिया है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उस सिविलाइजेशन वाली जगह को बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कब आया था? ये 3300 बीसी से लेके 1300 बीसीई तक आया था, और इस सिविलाइजेशन के अंदर लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके थे। जब ये पता चला कि लोग ऐसे डेवलप होने लग गए, सभ्यता आ चुकी है हमारे देश में, तो धीरे धीरे उसको फैलाया गया। पूरी नदियां जहां जाती थी, सिंधु नदी और सतलुज नदी और जो नर्मदा थी, जो तापी थी, ऐसी जो नदियां निकलती थी, उन नदियों के आसपास धीरे धीरे क्या हो गया, सिविलाइजेशन होता चला गया। धीरे धीरे क्या हो गया, लोग बसते चले गए, और धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे एजुकेशन आती गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लग गए, टेक्नोलॉजीज लग गई। तो हमारा जो देश है वो क्या हो रहा है, बेसिकली डेवलपमेंट हो रहा है। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा गुप्ता के राज्य में सिर्फ क्या हुआ था, हमने एक बुक लिखी थी, बुक में हमने ये पढ़ा था कि एक टाइम पर पैसा चलेगा, एक टाइम पर तकनीक आएगी, मगर धीरे धीरे आपने देखा मौर्य साम्राज्य में टैक्स आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लोगों को काम मिलना चालू हो गया, लोगों ने काम धंधे ढूंढ लिए, लोगों ने सिविलाइज्ड होना चालू कर दिया। फिर उसके बाद जब इंडस वैली आई तो लोगों ने पूरी तरीके से एक बस्ती बसा ली, एक सभ्यता बसा ली, उसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। पूरी एक सभ्यता बस गई जहां पे लोग अपना काम कर रहे हैं, रहना धोना सब चालू कर दिया लोगों ने, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लैंड अर्बन इकोनॉमी, यानी कि पूरा अर्बनाइजेशन कर दिया था लोगों ने। जहां पर उनके पास क्या था, लंबी लंबी गलियां थी, ड्रेनेज थे, स्टैंडर्ड वेट मेजर करने की मशीनें थी, लोगों के पास पोएट्री थी, ब्रेड थी, खाने का अनाज था, चावल था, धान थी, पशु थे उनके पास, और वो क्राफ्ट कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया था उन लोगों ने, ठीक है। और शिप्स बना ली थी लोगों ने, टैंक बना लिए थे, शेल्स बना लिए थे, और नेटवर्क भी इन्वेंट कर लिए थे। इतनी सिविलाइजेशन आ चुकी थी, तब इंडस वैली को जाके ढूंढा गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जाम में पूछेगा, कैसे पूछेगा, व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्सप्लेन, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से राज्य आए थे, दौर आए थे, वो सारा आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, आपको सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर ऑफ एनिशिएंट भारतीय इकोनॉमी। कह रहा है कि हम पढ़ेंगे वो सेक्टर जहां एनिशिएंट भारतीय इकोनॉमी डेवलप हुई थी। तो सबसे पहले इकोनॉमी कहां डेवलप हुई थी, एग्रीकल्चर में। सबसे पहले लोगों ने कहां विकास शुरू करा था, एग्रीकल्चर में। यानी लोगों ने पहले खेती बाड़ी करनी चालू करी थी, लोगों ने जमीनों का इस्तेमाल करना चालू किया था। एग्रीकल्चर में लोगों ने क्या करा, ये देखा कि एम्प्लॉयमेंट भी है और पैसा भी है। मान लो ये खेत का टुकड़ा है, ये जमीन है, इस जमीन को अभी बंजारा पड़ रखा है ना, मतलब कोई इसमें कुछ उगाता नहीं है। अब मैं अगर इसमें खेती के लिए कुछ लोगों को लगाऊंगा तो लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों को पैसा भी मिलेगा, पैसा मिल रहा है तो हमें क्या हुआ, इससे प्रॉफिट भी होना चाहिए, मतलब, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट भी हुआ, स्टेट को रेवेन्यू भी मिला,
इनकम भी प्रोड्यूस होने लगी और साथ में बहुत सारे फीचर्स भी आए। जैसे खेतों में हम क्या उगाने लगे, हम स्टेम्पल क्रॉप्स उगाते थे, जैसे राइस, व्हीट, बर्ली, मिलेट्स, पल्सेस, ऐसी चीजें उगाने लगे, लोगों का पेट भरने लग गया, लोग खाने लगे खाना और क्या करने लगे, सिविलाइज होने लगे। दूसरा, अब यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम आ गया। लोगों को पता चला कि खेती को जोतने के लिए हमें आसमान पे निर्भर रहना पड़ेगा, बारिश पे। फिर लोगों ने आर्टिफिशियल रेन बनाई। आर्टिफिशियल रेन के साथ साथ लोगों ने देखा कि जमीन में पानी है, जमीन से पानी आता है और जमीन में ही जाता है, तो लोगों ने कुएं बनाने चालू कर दिए, टैंक बनाए, कुएं बनाए, रिवर्स में पानी निकाला और क्रॉपिंग फील्ड करने लग गए, यानी पौधों में, फसलों में पानी डाल के सिंचाइयां चालू कर दी लोगों ने। लोगों को समझ आ चुका था कि किस तरीके से देश में जीना है, लोगों को कैसे जीना है, पेट भरना है, खाना है, लोगों को आजीविका चलानी आ चुकी थी। ठीक है, फिर लोगों ने देखा कि लैंड टेनोर आ गया। लैंड टेनोर का मतलब होता है जहां लोगों को पता चला कि जिसके पास ज्यादा खेती है वो खेती को किराए पे देके पैसे भी कमा सकता है। मान लो मेरे पास बहुत सारे खेत है, मेरे पास बहुत सारे किले हैं खेत के, मैंने लोगों को खेती किराए पे दे दी। मैंने बोला 1 किला आप ले लो, साल का मुझे 50,000 दे देना। मैंने दूसरा खेत किसी और को दे दिया, मैंने बोला आप मेरे को खेती दे देना, इतना पैसा दे देना। तो मैंने क्या करा, वहां से कमाना चालू करा। जमीन आपको क्या दे रही है, जमीन क्या दे रही है, बेसिकली जमीन आपको फूड दे रही है, जमीन आपको क्या दे रही है, मिनरल्स दे रही है, जमीन आपको क्या दे रही है, रेंट दे रही है, जमीन आपको क्या दे रही है, जमीन आपको दे रही है एलिमेंट, जैसे कि कॉपर, जिंक, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स दे रही है। जमीन आपको क्या दे रही है, जीने का तरीका सिखा रही है, सिविलाइज्ड कर रही है। तो ये जो लैंड है ना, सिर्फ लैंड नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं भारत की इकोनॉमी डेवलप करने का तरीका है। धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग। लोगों ने क्या करा, धीरे धीरे इस जमीन के उपजाऊ करने से अब लोगों ने क्राफ्ट करना भी चालू कर दिया। इस जमीन पे लोगों ने पेड़ उगा दिए, आम के पेड़ उगाए, आम तोड़े, आम को बेचना चालू कर दिया। लोगों ने क्या करा, क्राफ्ट निकाल लिया, अपने आप ही बेचने का, पैसा कमाने का तरीका निकाल लिया। लोगों ने यहाँ पे पेड़ लगाए, लकड़ियां काट के टेबल, मेज, कुर्सी बना के बेचना चालू कर दिया। लकड़ियों के प्रोडक्ट बना के बेचना चालू कर दिया। फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी। इन्हीं लकड़ियों से, इन्हीं जमीन के टुकड़ों से कुछ ना कुछ बना के, उगा के, बेच के पैसा कमाया करते थे। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, व्यापार चालू हुआ, लेना देना चालू हुआ, बार्टर सिस्टम चालू हुआ। बार्टर सिस्टम बताता हूँ, वस्तु विनिमय होता है जहां आप पैसों से लेन देन नहीं करोगे, चीज के बदले चीज दोगे, सामान के बदले सामान दोगे। बार्टर सिस्टम चालू हो गया था। फिर लोगों ने देखा फाइनेंशियली, यानी लोगों के पास पैसा आने लगा। मॉनेटरी सिस्टम आ गया। मॉनेटरी सिस्टम जैसे समझते हो, पैसों का लेन देन आ गया। पहले के टाइम के लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था। पहले के टाइम के लोगों के पास गेहूं, अनाज, दालें, ये सब भरा हुआ था, ड्रम भरे होते थे, कई ड्रम। ठीक है, तो लोगों को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो लोग वस्तु विनिमय करते थे, बार्टर सिस्टम पे ज्यादा फॉलो करते थे। कैसे, मान लो मेरे पास बहुत सारा चावल है और मुझे जूते चाहिए, तो जिसके पास जूते ज्यादा हैं मैं उसको चावल दे दूंगा और उससे जूते ले लूंगा, है ना। इस तरीके से काम चलता था। मान लो मेरे पास बकरियां ज्यादा है, मेरे पास दूध की फैक्ट्री ज्यादा है, बकरियां हैं ज्यादा, तो मैंने एक बकरी बेची और सामने वाले से अनाज ले लिया। तो ये काम करते थे लोग। फिर धीरे धीरे लोगों ने समझा कि भाई ऐसे अगर हम बेचने लगे चीजों को तो यहाँ पर सारी बकरियां एक दिन खत्म हो जाएगी। तो लोगों ने बोला कि बकरियां भी मेरे पास रहे और चीज भी मेरे पास रहे। तो उसके लिए लोगों ने बनाया पैसा, रुपया, मनी, मुद्रा, जिसको आप रोकड़ा बोलते हो। उस पैसे से जैसे ही पैसे को जैसे ही लाया गया, तब देश में क्या हुआ, सिविलाइजेशन और बढ़ गया, मॉनेटरी आ गई। अब लोगों का व्यापार जो है वो पैसों से चलने लगा, पैसा भगवान बन गया। समझ में आ रही है बातें? बढ़िया, सुनो। ट्रेड और कॉमर्स चालू हो गया। अब क्या हो गया था, ट्रेड कॉमर्स चालू हो गया था। यानी यहां पर मैंने बताया ना, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, एक सामान दो और दूसरा सामान ले लो किसी से, है ना। तो ट्रेड चालू हो गया। लोगों ने जब ट्रेड करा उसके बाद लोगों ने फिर पैसे को खोज लिया, मॉनेटरी सिस्टम आ गया। लोगों ने पैसे को फाइंड करा कि पैसे से, मुद्रा से हम चीजों को वस्तु विनिमय करेंगे। अब वस्तु विनिमय बंद हो गया और पैसों से लेन देन चालू हो गया। समझ आया? और आज तक वो पैसों वाला हिसाब किताब चल रहा है। समझ रहे हैं? चलिए आगे लिखा उसके बाद, कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड इकोनॉमिक ट्रेटिस। कह रहा है कौटिल्य अर्थशास्त्र में इकोनॉमी ट्रेटाइज क्या था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचर एंड स्कोप। नेचर एंड स्कोप में हमने देखा कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर हमने सबसे पहले क्या डेवलप किया, हमने डिस्कवर करी पॉलिटिक्स, हमने स्टेट क्राफ्ट बनाने डेवलप करे। ठीक है, फिर हमने मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई, फिर हमने लॉ बनाए, कानून बनाए, देश में रहने के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। ठीक है, पॉलिसीज बनाई, नीतियां बनाई। फिर हमने क्या करा, टैक्सेशन लगाया।
हमने पब्लिक फाइनेंस को पढ़ा, हमने इकोनॉमी की पॉलिसी को पढ़ा कि किस तरीके से पैसों की वजह से देश चलता है, किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलता है, सिविलाइजेशन पढ़ा हमने, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ी। फिर कौटिल्य ने स्टेट इकोनॉमी बनाई। स्टेट इकोनॉमी के अंदर हमें ये सीखा कि जो किंग थे वो किस तरीके से इकोनॉमी को मैनेज करते थे। पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं को देखा है, राजा महाराजा क्या करते थे, एक कुर्सी पे बैठ के देश चलाया करते थे, पूरा देश उनके कंट्रोल में होता था, हर चीज वो मैनेज करते थे। तब हमें समझ आया कि ये जो राजा है ये आज के टाइम का प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट है, जो पूरे देश के लिए क्या बनाता है, नीतियां बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, डिसीजन लेता है, मैनेज द इकोनॉमी करना चालू करा हमने, ठीक है, समझ आ गया। फिर हमने क्या करा, धीरे धीरे प्रोस्पेरिटी और बढ़ाई, हमने अपनी और जन संपत्ति बढ़ाई और संपत्ति बढ़ाई। फिर हमने नेशनल सिक्योरिटीज के बारे में सोचा, हमने देश बनाए, हमने सिविलाइज्ड करा देश को, देश बनाए, अलग अलग बंटवारा करा, कंट्रीज बनाई, स्टेट बनाए, सबकी सिक्योरिटी बनाई, हमने आर्मी बनाई, फोर्स बनाई, टैंक्स बनाए, हमने देश को डेवलप करा, पूरा देश तब जाके ग्रोथ हुआ, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ भारत। समझ में आ गया? चैप्टर कैसा लगा, वीडियो लेक्चर कैसा लगा? शायद 1.5 घंटे से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, आपने अभी तक पेशेंस रख के देखा, तो मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार से, इतना सपोर्ट से देखा, ध्यान से समझा, चीजें समझ आई, आपको अच्छा लगा, बढ़िया लगा। सुनो, अब यहाँ पे ना आपका पार्ट 1 जो है वो खत्म हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए पार्ट 1 जो है खत्म हो चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आएगा कल पार्ट 2। पार्ट 2 में इसके आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से देश को डेवलप करा जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 आपका कल आ जाएगा, तो उसके लिए आपको वेट करना है। अगर वीडियो शॉर्ट चाहिए तो वो बता दो, अगर वीडियो लॉन्ग चाहिए तो वो बता दो। मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि छोटी वीडियो अगर मैं बना दूं 10-10 मिनट के, तो आपको ज्यादा ऐड देखनी पड़ेगी, बार बार क्लिक करना पड़ेगा। एक बार में 1.5 घंटा बैठो और खत्म करो एक चैप्टर पूरा, ठीक है। तो ये कम से कम 2 चैप्टर में खत्म करवा चुका हूँ। यूनिट वाइज देखोगे तो 1 यूनिट अभी रह रही है, आधी यूनिट खत्म हुई है, और अगर चैप्टर वाइज देखोगे तो 2 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आपको समझ लो, ठीक है। 2 चैप्टर पढ़ लिया आपने 1.5 घंटे में। और हाँ, आज का चैप्टर इतना ही, पार्ट 1 इतना ही था। कल पार्ट 2 की वीडियो आ जाएगी, इसके आगे का पार्ट कल आएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं इस बुक के, तो नोट्स बाय करने के लिए ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पे जाके मैसेज कर देना कि सर नोट्स की पीडीएफ कैसे बाय करनी है। मिनिमम प्राइस 150 रुपीज है। इतना सारा आपको याद करना, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नोट्स में। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो सारा कुछ उसमें मिल जाएगा, आपको कोई चीज आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, सब उसमें मिलेगा। नोट्स का प्राइस है 150 रुपीज। जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करो नोट्स बाय करने के लिए। और इससे पुराने लेक्चर अगर आपको देखने, प्रीवियस वीडियोस वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां भी जाके एक बार फॉलो और चेक कर लेना। टाटा बाय बाय, सी यू। अब आप अपना ध्यान रखो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो या उतार लो।